गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू क्लास। गुड मॉर्निंग आर्शी, शाइस्ता, अंकिता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रेनू, गुड मॉर्निंग दिव्या, खुशी, अंकित, आंचल, प्रश्नजीत, लकी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू क्लास बच्चों। आई होप आप लोग हेल्दी हो, खुश हो। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने कोई क्वेश्चंस आपको होमवर्क में नहीं दिया था। मैंने आपको कुछ रिवीजन करने के लिए कहा था एंड आई होप आप वो रिवीजन करके आए हो, है ना। पिछले क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ा था और उन्हीं टॉपिक्स रिलेटेड आज का क्लास है। तो अगर आप लोगों ने वो रिवीजन वाला होमवर्क नहीं किया है तो दिक्कत आने वाला है समझने में, ठीक है। तो मैं एक रिकैप जरूर करूंगी पढ़ाते पढ़ाते, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आराम से समझेंगे हम। बट पहले सारे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू क्लास एवरीवन। तो स्टार्ट करें आज का क्लास बिना किसी डीले के। हम लोग धीरे धीरे रिकैप भी करेंगे, रिकैप भी पढ़ते रहेंगे पिछले क्लास में जो पढ़े थे, और आज का भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है ना आपके किडनी का, ये थोड़ा इंटरलिंक्ड है। पूरे जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन थोड़ा इंटरलिंक्ड टाइप ऑफ टॉपिक्स है। तो हमें थोड़ा सा आराम से सोच समझ के पिछले टॉपिक्स को याद कर करके उनके ही कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर करके इसे पढ़ना है धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करेंगे। और हाँ, आज मैं एक 3D स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी किडनी का, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, और किडनी के अंदर की जो सेक्शंस है वो हम अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं, ताकि थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए। तो मैं आपको 3D डायग्राम भी सेंड कर दूंगी एट द एंड ऑफ द क्लास। बट एक ही कंडीशन है, मुझे डिस्टर्ब मत करना बीच क्लास में, ठीक है, ताकि एकदम प्रॉपर फ्लो में हम चलते रहे और प्रॉपर फ्लो में जल्दी जल्दी हमारा ये टॉपिक प्रॉपरली खत्म हो जाए, क्योंकि कल से तो हमें अगेन लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आपको याद होगा कि कल मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, है ना, ये पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, वी ऑल्सो लर्नड अबाउट टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन, है ना, कि टिब्यूल्स में कौन कौन सी चीजें रीएब्जॉर्ब होके वापस आपके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में या ब्लड बॉडी फ्लूइड में वापस जा रही है। और हमने ये देखा था कि ये रीएब्जॉर्प्शन कुछ एक्टिवली हो रहा था और कुछ पैसिवली हो रहा था, राइट। हेलो बेटा, हेलो, वेलकम बैक, ओके, थैंक यू। अंकित बोल रहा है ओके स्वैग मैम। हाँ मुझे पता है, मुझे बचपन से ही लोग स्वैग, जब स्वैग वर्ड आया भी नहीं था ना इतना, या गाने वाने नहीं बने, तब से मुझे स्वैग ही बोलते थे सब लोग स्कूल में। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैं बता रही थी, चलो बिना किसी डीले के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ, ध्यान से सुन लो। हमने ये पढ़ा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो भी फिल्ट्रेट आपके बोमन्स कैप्सूल में आया था, है ना, कितना था वो, 180 लीटर पर डे बन रहा है। बट इतना तो हम यूरिन आउटपुट, इतना तो हम लोग यूरिन ही नहीं करते हैं, हमारा बस 1.5 लीटर यूरिन होता है पर डे। तो 180 लीटर बना था और 1.5 लीटर ही आपका यूरिन आउटपुट है। ये कंपैरिजन से आपको क्या पता चल रहा है कि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो गया है ना। वो 180 लीटर में से सिर्फ 1.5 लीटर ही हम निकाल रहे हैं, बाकी सब रीअब्सॉर्ब हो गया है। तो ये रीअब्सॉर्प्शन में होता क्या है और कहां कहां ये हो रहा है। पीसीटी में आपको दिखता है 70 से 80% रीअब्सॉर्प्शन, है ना। और ये रीअब्सॉर्प्शन सिर्फ वाटर का ही नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स का होगा, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा। और ये या तो एक्टिवली हो सकता है या पैसिवली। तो मैंने डायग्राम में भी आपको ये चीज एक्सप्लेन किया था कि एक्टिवली किसका रीअब्सॉर्प्शन होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इनका एक्टिवली हुआ, प्लस जितने भी आपके कैटायंस है, Na+, Ca2+, K+, इनका एक्टिवली होगा। एंड पैसिवली किसका होता है, जितने भी आपके नेगेटिव आयंस है, बाइकार्बोनेट आयन, Cl- आयन, है ना। और पैसिवली H2O का भी होता है, वाटर भी पैसिवली ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब कुछ चीजें सीक्रेट भी करनी होती है, जैसे कि K+, H+, NH3 एक्सेट्रा। क्यों हमने सीक्रेट किया दोबारा, जब हमने अपने टिब्यूल से चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लिया था, तो दोबारा सीक्रेट क्यों किया, टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। ये भी मैंने कल आपको बताया था, है ना, कि ये जो आपका ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या, कि आपके बॉडी में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का बैलेंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस। सॉल्यूट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्वेंट वाटर है। जहां सॉल्यूट लेवल ज्यादा हुआ उसे हम हाइपरटोनिक बोलेंगे, जहां सॉल्यूट लेवल कम हुआ, है ना, और वो सॉल्वेंट लेवल ज्यादा है, उसे हम हाइपोटोनिक बोलेंगे।
तो हमने देखा कि सारे ट्यूब्यूल में आपके पीसीटी में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में और डीसीटी में कहां कहां कौन कौन सी चीजों का रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा है। तो हमने एक चीज पढ़ा था कि आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर रीएब्सॉर्ब होता है बट NaCl अंदर के अंदर ही रह जाता है, राइट। तो वाटर बाहर निकल गया तो आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या हो गई, हाइपरटोनिक हो गई, कि सॉल्यूट अंदर ही है, Na+Cl- का मात्रा बढ़ रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है तो हाइपरटोनिक। वैसे ही असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर रह जाता है लेकिन Na+Cl- बाहर निकलता रहता है, तो सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट निकल गए, रीएब्सॉर्ब हो गए, तो वो हाइपोटोनिक हो गया, बहुत ही कम उसकी ऑस्मोलरिटी हो गई। फिर डीसीटी में हमने क्या देखा था कि वहां पे कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन होता है या फैकल्टेटिव रीएब्सॉर्प्शन होता है, मतलब डीसीटी नॉर्मली कुछ करेगा नहीं रीएब्सॉर्ब, लेकिन जब वो देखता है कि बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा Na+Cl- लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है डीसीटी में, मैक्यूला डेंसा सेल, हमने ये कल भी पढ़ा था। ये मैक्यूला डेंसा सेल जेजी सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जो कहां पे है, एफरेंट आर्टेरियोल में, उसे जाके सिग्नल भेजता है कि भाई रेनिन रिलीज कर, तब रेनिन रिलीज होगा। रेनिन क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, जीएफआर बढ़ा। तो इस तरह से कुछ आपके कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन में क्या होता है, यही आपके मैक्यूला डेंसा सेल्स, रेनिन क्या करता है, वो जाके एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता है, वो जाके एडीएच रिलीज करवाएगा और रीएब्सॉर्प्शन होगा। तो कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन होता है डीसीटी में, क्योंकि कुछ हार्मोन्स की जरूरत होती है, एडीएच, एल्डोस्टेरॉन एक्सेट्रा। तो आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, एक तो जीएफआर रेट कैसे कंट्रोल करते हैं वो हमने पढ़ लिया था, उसी जीएफआर रेट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रास सिस्टम भी काम आता है, ये भी हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसीलिए मैंने बोला था कि कल वाला टॉपिक बेटा थोड़ा अच्छे से होमवर्क में रिवाइज कर लेना, मैंने कोई आपको क्वेश्चंस नहीं दिया था, क्वेश्चंस आज आपको मिलेगा, कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। क्या किडनी के अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन करता है? यस, हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि यूरिन निकालते कैसे हैं, किस तरह से मिक्सचुरेशन होता है, एंड हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स है। तो बिना किसी ढीले के हम लोग धीरे धीरे आराम से अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, और मैं अभी चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ कोई पूछ रहा है कि मैम व्हाट इज रास, बेटा मैंने तो टॉपिक लिखा है ना, अभी पढ़ाया है, तो बिना पढ़ाए क्यों आप लोग पूछते हो ऐसे, अभी तो पढ़ाने वाली हूं मैं। तो लेट्स स्टार्ट हियर, लेट्स स्टार्ट विथ रास सिस्टम। एक बात याद रखना कि कल मैंने आपको क्या बोला था कि जेजीए एपरेटस नाम का एक चीज है ना, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, इसमें दो सेल्स आते हैं, है ना, दो सेल्स आते हैं, एक आपका मैक्यूला डेंसा, है ना, मैक्यूला डेंसा जो आपके डीसीटी में कुछ मॉडिफाइड सेल्स है। दूसरा, ध्यान से सुनना बेटा, फालतू बकवास वगैरह नहीं, आराम से ध्यान से सुनो, ये सारे टेस्ट में आने वाले हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों का बैकलॉग इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि आप लोग आधे टाइम इसी में लगे रहते हो, दैट्स व्हाई द बैकलॉग टेक्स प्लेस। बैकलॉग कोई बड़ी रॉकेट साइंस चीज नहीं है, एक ही तरीका है जिससे आप बैकलॉग को सुधार सकते हो, वो है पढ़ के, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। और क्या करना है आपको, ना बर्तन धोना है, ना कपड़े धोना है, ना आपको झाड़ू पोछा करनी है, ना खाना बनाना है ना, आपके पास एक ही काम है, वही करना है, उसी से बैकलॉग हटाया जा सकता है। जो बच्चे अपने घर का बिजनेस संभाल के, माँ बाप के का हाथ बटा के, उसके बाद वो लोग जो समय मिलता है उसमें पढ़ते हैं, उनका तो कभी बैकलॉग नहीं होता। तो सोचो वो लोग कितने डेडिकेटेड है, तो वैसे बनो थोड़े से। एनीवे, तो जेजीए एपरेटस में हमने देखा था कि मैक्यूला डेंसा सेल्स था, और दूसरा कौन से सेल्स थे, जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ये कहां पे था ये सेल, एफरेंट आर्टेरियोल में, कल डायग्राम बना के बताया था मैंने, है ना, ये बस रिकैप हो रहा है। तो ये मैक्यूला डेंसा क्या करता है, इट चेक्स, यहां छोटा सा लिख देती हूं, ठीक है, इट चेक्स द concentration of
Na plus and water in the DCT. In the DCT. तो ये मैक्यूला डेंसा एक्चुअली ऑस्मोरिसेप्टर है. देखो उसने इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस चेक किया. तो ये जो मैक्यूला डेंसा सेल्स है, these are और ये जो मैक्यूला डेंसा सेल्स है, these are ऑस्मोरिसेप्टर्स. ठीक है, ऑस्मोरिसेप्टर्स. क्योंकि ये कौन से केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे हैं? यही Na प्लस और H2O को. याद है जब हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि आपके बॉडी में बहुत सारे कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, वो आपके बॉडी से CO2 और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, और अगर कम हो गया ये या ज्यादा हो गया तो वो एक्टिवेट हो जाता है अगर ज्यादा हुआ तो. एग्जैक्टली वैसे ये ऑस्मोरिसेप्टर है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को चेक कर रहे हैं. तो जब ये देखेंगे कि आपके बॉडी में Na प्लस एंड H2O DCT में ज्यादा है, ये ज्यादा कब होता है? मेनली जब आपकी BP लो होती है. when the, थोड़ा नीचे लिखती हूं क्योंकि यहाँ रास का फुल फॉर्म मुझे बताना है. फुल फॉर्म अभी मैं लिख नहीं रही हूं, फुल फॉर्म मैं लास्ट में लिखूंगी. क्यों लास्ट में लिखूंगी पता चलेगा, ध्यान से सुनो. देखो मैं मोस्टली यहाँ पे क्या चल रहा है कि when blood pressure decreases, GFR glomerular filtration rate also decreases. तो ये दोनों जब आपका डिक्रीज हुआ, दोनों के दोनों जब डिक्रीज हुए, क्योंकि अभी बहुत स्लो GFR से क्या हो रहा है, बहुत स्लो प्रेशर है ग्लोमेरुलस में और बहुत ही कम फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रही है, या जो भी फिल्ट्रेट आ रही है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन वगैरह प्रॉपर्ली हो ही नहीं रहा है. इसीलिए आपके DCT में H2O ज्यादा है, Na प्लस ज्यादा है. ये रीअब्जॉर्ब ही नहीं हुए PCT से या लूप ऑफ हिनले से, हुआ ही नहीं रीअब्जॉर्ब. तो मतलब आप यूरिन बहुत डाइल्यूट करने वाले हो, आपकी बॉडी से बहुत सारा वाटर निकलने वाला है, बहुत ज्यादा Na प्लस निकलने वाला है, आप डिहाइड्रेट होने वाले हो, आपकी ब्लड प्रेशर कम है, तो तब ये ट्रिगर हो जाता है. ऐसा तो हम होने नहीं दे सकते, हम इतना वाटर लॉस सहेंगे नहीं, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल है, हमें कंजर्व करना है वाटर को. तो क्या होता है, द मैक्यूला डेंसा, यहां पे लिखती हूं, द मैक्यूला डेंसा, या उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं यहां जरूर लिखना चाहूंगी, द Na प्लस एंड H2O concentration in DCT increases. ऑब्वियसली क्योंकि ये रीएब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतना कम है, कम अमाउंट में आ रहा है, 125 लीटर पर मिनट बन ही नहीं रहा है. ठीक है, सो thus the Na plus and H2O concentration in DCT increases. This is detected by मैक्यूला डेंसा सेल्स. ठीक है, मैक्यूला डेंसा सेल्स. जैसे ही मैक्यूला डेंसा सेल्स ने डिटेक्ट कर लिया, ये क्या करेगा, इट विल ट्रिगर, ये मैक्यूला डेंसा सेल क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा. किसको ट्रिगर करेगा, यहां छोटा सा लिख देती हूं, ट्रिगर्स JG सेल्स ऑफ किडनी, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी. ध्यान से देखो, धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज पढ़ा रही हूं. JG सेल्स ऑफ किडनी. ठीक है, JG सेल्स ऑफ किडनी क्या कराएगा इससे, टू रिलीज, ये क्या करता है, इट रिलीजेस. JG सेल्स किसको रिलीज करता है, इट रिलीजेस रेनिन एक हार्मोन है बेटा. ठीक है, किडनी रेनिन के अलावा एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, पता है, एरिथ्रोपोइटिन. आपको मैंने पिछले चैप्टर में ये बताया था. एरिथ्रोपोइटिन एक ब्लड सेल फॉर्मिंग प्रोटीन हार्मोन है. ये एरिथ्रोपोइटिन आपके बोन मैरो को जाके बोलता है कि सारे ब्लड सेल बनाओ, ब्लड लॉस हुआ है बॉडी में. तो हमें पता है ना कि बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीमाटोपोइसिस या एरिथ्रोपोइसिस, अगर आरबीसी बन रही है तो ये एरिथ्रोपोइटिन ये काम कराता है. एरिथ्रोपोइटिन भी किडनी ही प्रोड्यूस करता है. तो किडनी का अकेला काम सिर्फ यूरिन फिल्टरेशन या यूरिन फॉर्मेशन नहीं है, ये सब हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं. एनीवे, रेनिन में वापस आते हैं, रेनिन की बात करते हैं. रेनिन की एक एक्टिविटी तो हमने देखी थी, नंबर 1 एक्टिविटी तो हमने देखी थी, दैट इट एक्ट्स एज, कल ही देख लिया था, ये कल ही मैंने नोट्स में लिखा था कि रेनिन
क्या मेरा मेन मुद्दा क्या है? ब्लड प्रेशर कम हो गया था, मुझे कैसे भी करके इसे बढ़ाना है। तो रेनिन एक्ट एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, तो जब आप ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, है ना। सो एक्ट एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यहां छोटा सा प्रॉपरली लिख देती हूं, नंबर 1 acts as a vasoconstrictor, hence increases BP। ठीक है, BP इंक्रीज हुई तो GFR इंक्रीज हो जाएगा, नंबर 1। सेकेंड, ये जो रेनिन है बेटा, ये जो रेनिन है ये कुछ और काम भी करता है। आपके ब्लड में एक हार्मोन घूम रहा था, एक हार्मोन था वो आपके ब्लड में घूम रहा था, उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। ये एक इनएक्टिव प्रोटीन आपके ब्लड में ऐसे फ्री में मजे में घूम रहा था कि ला 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 ला, आज तो मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि मैं तो इनएक्टिव हूं। जब भी हम ओजन या प्रो लगाते हैं ना तो वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है ये ऐसे कैसे घूम रहा है? किसी ने तो बनाया होगा ना, किसी ने तो बनाया होगा। तो एंजियोटेंसिनोजेन को बनाता है लिवर, ठीक है। देखो अकेला किडनी नहीं, लिवर भी काम आ रहा है। ये लिवर इस हार्मोन को, सॉरी इनएक्टिव प्रोटीन को बनाता और ये घूमता रहता है। ये एक इनएक्टिव प्रोटीन है, ओजन लगाया है ना, तो मैं यहां लिख देती हूं इनएक्टिव प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। इनएक्टिव प्रोटीन बनके ये घूम रहा है। अब रेनिन जैसे ही आ जाएगा, रेनिन इसको कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। तो बढ़िया, एंजियोटेंसिनोजेन एक्टिव हो गया? नहीं, अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये एक प्रीकर्सर प्रोटीन है, ये अभी तक मतलब अभी तक एक्टिवेटेड नहीं हुआ ये, ठीक है। इट्स अ प्रीकर्सर प्रोटीन, अभी तक ये फाइनल प्रोटीन नहीं बना है, काम करने लायक नहीं हुआ है। तो ये मजे में घूम रहा था, अचानक से रेनिन आया, इसको एक्टिवेट कर दिया, लेकिन एक्टिवेट पूरा प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है, जस्ट आधा हुआ है। मतलब ये बहुत लेजी है, ये काम नहीं करना चाहता है, इसे जबरदस्ती बार बार एक्टिवेट कराना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसी एंजियोटेंसिन का जो कन्वर्जन होता है इनटू एक मिनट, एंजियोटेंसिन 2, अब हो गया है ये एक एक्टिवेटेड प्रोटीन, अब हो गया है ये एक एक्टिवेटेड प्रोटीन। दिस इज एन एक्टिव प्रोटीन। ये जो एक्टिव प्रोटीन है अब ये हेल्प करेगी हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में। कैसे इंक्रीज करेगी? ये जो आपकी एंजियोटेंसिन है 2 है, ये भी आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जैसा काम करता है, रेनिन जैसे कर रहा था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, जिसके वजह से अगेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज हो गया। इतना काफी नहीं है, ये एक और काम करता है, इट stimulates the एड्रीनल कॉर्टेक्स। आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स पार्ट को जाके ट्रिगर करता है टू रिलीज क्या? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? इट स्टिम्युलेट्स DCT to reabsorb Na plus and H2O। जैसे ही Na plus H2O ज्यादा था ना आपके DCT में Na plus H2O ज्यादा था, इसको अब रीएब्सॉर्ब करवाएगा कौन? एल्डोस्टेरॉन। तभी DCT से कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, ये हार्मोन आके कराता है काम। तो जैसे ये काम हो गया, क्या होगा? बीपी इंक्रीजेस, अगेन बीपी इंक्रीज हो जाएगी तो जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है पूरा आपका रास सिस्टम। रास का फुल फॉर्म क्या है? रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन। देखो सारे हार्मोन जो इसमें यूज हो रहे हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन,
सिस्टम, ये है आपका रास सिस्टम, ठीक है, दिस इज रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, दिस इज रास, ठीक है, दिस इज रास। तो पूरा आपका जीएफआर वापस रेगुलेट किया गया है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल बेटा हमने पढ़ा था अबाउट एडीएच कैसे कर रहा था। तो एडीएच कैसे रिलीज हुआ था? आपके बॉडी में वही जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है उसने डिटेक्ट कर लिया कि आपके Na+ और H2O ज्यादा है डीसीटी में, राइट? तो उसने भेजा हाइपोथैलेमस को एक नोटिस, कल का याद करो फ्लो चार्ट, हाइपोथैलेमस ने एडीएच रिलीज करवाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। याद रखिएगा एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। H2O ज्यादा था तो ज्यादा यूरिन निकल रहा था, डायूरेसिस, इसको रोकने का काम एडीएच करती है, इसलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, राइट? और हमने क्या देखा था कि ये एडीएच आपके डीसीटी को H2O को रीअब्सॉर्ब करने को बोल रहा है, और जैसे ही H2O फिर बॉडी में नॉर्मल आ गई, वापस ऑस्मोरिसेप्टर ने हाइपोथैलेमस को रोक दिया कि बस भाई अब हो चुका है बॉडी में सब मेंटेन, तो बंद हो जा। ये नेगेटिव फीडबैक जाता है। कल मैंने ये आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया था, अगर आपको याद है ना? ठीक है, तो ये है बेटा रास सिस्टम। आप पूछ रहे थे रास क्या है, मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया है, और सारे के सारे हॉर्मोन्स जो इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं उनका भी नाम है रेनिन, एंजियोटेंसिन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सारे हॉर्मोन्स, रास नाम से ही पता चल रहा है कि कौन कौन से हार्मोन हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है, ग्रेट। ये पूरा पिक्चर ध्यान से रखिएगा, और ये वाला चीज जो मैंने लिखा है ना आपके यहाँ पे, ये वाली चीज इसको जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर ही सब चीजें हो रही है, इसी के ऊपर ही सब, इसी के वजह से ही रास सिस्टम स्टार्ट हुआ है। एंड एक और बात है, कल मैंने एएनएफ बताया था, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, लास्ट में एकदम बताया था, ठीक है, क्या बोला था? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या है? हार्ट रिलीज करता है। अगर हमने रास को खुला छोड़ दिया कि भाई तू चलता रहे, तू काम करता रहे, कौन सा काम कर रहा है रास? बीपी बढ़ाए जा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है? H2O को रीअब्सॉर्ब कर करके, Na+ को रीअब्सॉर्ब कर करके, वैसोकंस्ट्रिक्शन कर करके। तो इतना ज्यादा बीपी हाई होने अगर हम दे, तो इतनी हाई बीपी में ये जाके आपके हार्ट में धक्का मार रहा है, एकदम वीना केवा से बहुत ज्यादा प्रेशर में ब्लड आ रहा है। वीना केवा में कम प्रेशर होना चाहिए क्योंकि वेन है, वेन में हमेशा लो प्रेशर होता है, ल्यूमेन वाइड है, तो इतना हाई प्रेशर आ रहा है, हार्ट सोच रहा है भाई इतना तेज आ रहा है, ये तो फेलियर हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, डिजीजेस हो सकती है ना, डिसऑर्डर्स हो सकता है, नॉट डिजीजेस। तो वो क्या करेंगे फिर? आपकी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करेगा आपका वॉल ऑफ एट्रियम, क्योंकि वहीं पे आके धक्का लग रहा था ना राइट एट्रियम में। ये एएनएस क्या करता है? ठीक उल्टा काम करेगा। सबसे पहले वो रेनिन को रोकेगा, क्योंकि ये मेन कल्प्रिट था, ये नहीं होगा तो ये कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा, ये सारे फंक्शन होंगे ही नहीं, रेनिन को रोकेगा एएनएफ। और क्या करता है? एएनएफ आपका वैसोडाइलेटर है, ठीक ऑपोजिट वर्क कर रहा है, ये कॉन्स्ट्रिक्टर था वो डायलेट करेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट्स में अगर चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एएनएफ क्या करता है? सबसे पहले एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, कल भी मैंने बताया था, ये आके इस रेनिन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स रिलीज ऑफ रेनिन। रेनिन रिलीज नहीं होगा, आधा रास सिस्टम तो गया। दूसरा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, उसे घटाना भी तो जरूरी है, रेनिन को रोकने से थोड़ी होगा, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर। एक्ट एज वैसोडाइलेटर, बेटा एक ही पेज में सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को फिर डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज मतलब वही 120/80 नॉर्मल में लाएगा, यही आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर था ना, 120/80 mmHg, वही होगा। सो दिस इज अबाउट द रास सिस्टम। अब जो एक और मैंने छोटा सा होमवर्क आपको दिया था कल पढ़ने के लिए, अबाउट कि ये रीअब्सॉर्ब क्या हो रहा है, सीक्रेट कौन कौन सी चीजें हो रही है जिस वजह से आपकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रही है, उसी को बेसिस रखते हुए हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। हाँ जी बेटा, क्लियर है? वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, ग्रेट। ओके, एंजियोटेंसिन पूछ रहे थे आप। एंजियोटेंसिन बेटा कुछ भी नहीं, एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक इनएक्टिव, जैसे आपका ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन हमेशा इनएक्टिव घूमता रहता है ना, फाइब्रिनोजन,
ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे फ्री में आराम से इनएक्टिव फॉर्म में घूमता रहता है, क्योंकि मुझे हमेशा ब्लड को क्लॉट करना जरूरी नहीं है ना, जब कटेगा ब्लड लॉस होगा तब मैं क्लॉटिंग करूंगी। वैसे ये भी घूम रहा है फ्री में, क्योंकि मुझे अभी मैंने आराम से अच्छा पानी वानी पिया हुआ है, मैं हमेशा हाइड्रेट रखती हूँ अपने आप को, तो मेरा रास सिस्टम नहीं चल रहा है, मुझे जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने पानी नहीं पिया सुबह उठ के मैंने सोचा चलो मैं एक ग्लास पूरा टी पी लेती हूँ, चाय सुबह सुबह उठते ही, या मैं एक ग्लास ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ, गया सिस्टम। आपका यूरिन आउटपुट ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी H2O लॉस हो रही, बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें तब रास सिस्टम को एक्टिवेट करना है, तब ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 फिर नेक्स्ट एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेनिन। एक और बात मैं बताती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कराया गया है वो रेनिन नहीं करता है, रेनिन ने बस इसको कन्वर्ट कराया। इसके लिए छोटा सा सुपर टॉपर पॉइंट बोलती हूं मैं, ठीक है। ACE बोल के कॉम्प्लेक्स है बेटा जो लंग्स रिलीज करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स रिलीज करता है इसको, ठीक है। ये कौन रिलीज कर रहा है, लंग्स रिलीज करता है, तो लंग्स भी पार्टिसिपेट करता है। ये एक सुपर टॉपर पॉइंट है बेटा, ठीक है, सुपर टॉपर पॉइंट है, इसीलिए ऐसे लिख रही हूँ। एनसीईआरटी में नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ो, लेकिन ये पहले बताया जाता था और बाई चांस अगर पूछ ले इसीलिए मैंने लिख दिया है। एंजियोटेंसिन का आपने पूछा था, वो मैंने बता दिया। You have cleared my biggest doubt of this chapter, RAS system. It was never. Thank you बेटा, thank you so much. यही तो मुझे चाहिए। हाँ बेटा, थैंक यू। मेरा हेयर बहुत अच्छा है बेटा, कैमरे में दिखता है, कभी असलियत में दिखेगा तो पता चलेगा। आधी गंजी हो गई हूँ मैं, सच में होता है, जैसे बाहरी जो खारे पानी हार्ड वाटर की वजह से सब गया, बट कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है ना, हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन को पढ़ने के लिए, अच्छा चलो मैं चैट थोड़ा सा ऑफ कर रही हूँ, है ना, ताकि बिना डिस्टर्बेंस के फटाफट हम अच्छे से पढ़ ले। देखो कितना अच्छा क्लियर समझ आया, डिस्ट्रैक्शन नहीं था। मैं ऑन करती रहूंगी बीच बीच में, तब बातें करते रहेंगे, चिल, एकदम टेंशन नहीं है। ओके चलो, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन को समझने के लिए हमें मेनली काउंटर करंट मैकेनिज्म समझना है। तो ध्यान से एकदम, चाहे तो 2-4 पानी वानी अच्छे से पी लो, एक ग्लास, फिर सुनो, ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत इजी चीज है, डरना नहीं है। क्या है ये, हमें पढ़ना है काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलो काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझा जाए। देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें देखना है कुछ चीजें। कैसी चीजें, यहां पे बना के बताती हूं आपको। एक आपका ये सपोज इमेजिन करो, ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कैसा है, हेयर पिन शेप्ड का है, ठीक है, हेयर पिन शेप्ड का है। मैं आधा बना रही हूं इसलिए दिख नहीं रहा है। ये है लूप ऑफ हेनले। क्या है, लूप ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, दोनों है। इसके आजू बाजू में प्रेजेंट है आपका वाजा रेक्टा, ठीक है, ये है वाजा रेक्टा। अब थोड़ा सा याद करो कि जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि वाजा रेक्टा कहां से स्टार्ट हुआ था, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में स्टार्ट किया था। यहां लिख देती हूँ, दिस इज वाजा रेक्टा, वाजा रेक्टा। एक बात याद रखना कि जो आपकी फ्लूइड लूप ऑफ हेनले में मूव हो रही है, फिल्ट्रेट, वो कहां से आया, पीसीटी से आया था। पीसीटी से आया था कि नहीं, है ना, पीसीटी से आते वक्त वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बढ़िया बढ़िया गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि डिसेंड हो रहा है, जाते हुए वो ऊपर चला गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट, है ना, जो फिल्ट्रेट आपके बोमेंस कैप्सूल से, पीसीटी से होते हुए आ रही थी, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हमने क्या देखा कि लूप ऑफ हेनले का जो 2 लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, इनमें ऑपोजिट फ्लो है। ऑपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, उल्टे डायरेक्शन में है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो क्यों ना ये जब हमने देखा, अभी इसे लिख लेते हैं। क्या बोला मैंने, दैट छोटा सा फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट in both the limbs of
लूप ऑफ हेनले, मैं LOH लिखूं तो चलेगा ना? अब तो आपको पता चल गया लूप ऑफ हेनले क्या है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, जैसे PCT DCT हमें समझ में आ जाता है क्या है। तो इन बोथ द लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। इसे हम बोलते हैं काउंटर करंट फ्लो। काउंटर करंट का मतलब ही है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। गुड, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका वाजा रेक्टा था। वाजा रेक्टा कहां से स्टार्ट हुआ था? याद करो, एक छोटा सा मैं बताती हूँ। ये अगर आपका PCT था, DCT था, है ना, ये इस तरह से ये DCT है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाके अटैच हो गया, ये मैं मिटा दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। एंड हमने देखा था कि यहां से एफरेंट आर्टेरियोल आया, ग्लोमेरुलस बनाया, यहां से इफरेंट आर्टेरियोल गया और उसने पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बनाई, है ना। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज दिखेगी। और पेरिटिब्यूलर कैपिलरी का ही एक पार्ट इस तरह से नीचे बन रहा है वाजा रेक्टा, ठीक है। और वाजा रेक्टा बनते हुए वापस वो चला भी जाता है किडनी से, ब्लड को वापस भी तो ले जाना है वेन में, तो रीनल वेन से वो वापस भी चला जाता है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड क्या है? आपके जो ब्लड मूव हो रहा है वाजा रेक्टा में, उनका डायरेक्शन क्या है? उनका डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मूव हुआ इस तरह से, असेंडिंग वाजा रेक्टा में गया, असेंडिंग वाजा रेक्टा में जाते हुए फिर टू रीनल वेन में वापस भी चला जाएगा। तो यहां पे भी आपको वाजा रेक्टा में भी ऑपोजिट फ्लो दिख रहा है कि नहीं? वाजा रेक्टा में भी आप देखते हो कि फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी लिख लेते हैं यहां पे, ये नंबर 1। नंबर 2, फ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि वाजा रेक्टा में ब्लड है ना, फ्लो ऑफ ब्लड इन बोथ दी लिम्स ऑफ, मतलब एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग, जैसे आपके लूप ऑफ हेनले में था डिसेंडिंग असेंडिंग, वाजा रेक्टा में डिसेंडिंग असेंडिंग, उल्टा, राइट। सो इन बोथ द लिम्स ऑफ वाजा रेक्टा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इससे भी हम क्या बोलेंगे? काउंटर करंट फ्लो, ठीक है, इससे भी हम बोलेंगे काउंटर करंट फ्लो। काउंटर करंट का मतलब ही यही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। दो जगह हमें काउंटर करंट फ्लो दिख रहा है। इसी काउंटर करंट फ्लो की वजह से, इन्हीं मूवमेंट की वजह से क्या होता है? दिस रिजल्ट इन creating a concentration gradient between the vasa recta and loop of Henle। लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टा के बीच में कुछ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, एंड also creates 300 milliosmol per liter in outer cortex and 1200 milliosmol per liter in the medullary, in the inner medullary interstitium। क्या मतलब है इसका? चलो, ये जो मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है उसको मैं समझाती हूं आपको, ठीक है। एंड एक और बात याद रखिएगा कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है या जो भी चीजें ये बना रही है, दिस concentration gradient is created
created due to और या फिर is mainly caused by NaCl and यूरिया। क्या मतलब है इसका? चलो ये जो नीचे मैंने जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं ना, चलो इसको मैं समझाती हूँ नेक्स्ट पेज में। याद करो, और मैं थोड़ा चैट बॉक्स ओपन करूंगी क्योंकि मुझे आपसे थोड़े आंसर्स चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा मुझे बताओ कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था, यहां पे किस चीज की परमिएबिलिटी थी? कौन रीएब्सॉर्ब हो रहा था? किस चीज का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा था? कौन बताएगा? फिर से जल्दी जल्दी क्विकली। यार मुझे चैट क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ अब तो दिख रहा है। क्विकली मुझे आंसर करो कि ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें से कौन सी चीज रीएब्सॉर्ब हो रही थी? यस, क्विकली जल्दी 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 बताओ, कौन सी चीज रीएब्सॉर्ब हो रही थी यहां से? यस, वाटर। वेरी नाइस, गुड जॉब। डिसेंडिंग में वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा था। ये वाटर कहां गया? ये वाटर यहां पे था, राइट? ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में था। ये आपका मेड्यूला है, दिस इज मेड्यूला। ये मैं ऐसे कट कर देती हूं, ऊपर पीसीटी वगैरह है, थोड़ा सा और ऊपर रखती हूं इसको। ये है कॉर्टेक्स बेटा, ठीक है? ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है। जितना नीचे नीचे हम मेड्यूला में जाएंगे उतना उतना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता रहेगा। 300 ml बस था, 300 मिली ऑस्मोलैरिटी था, अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। मतलब इन्होंने क्या बोला कि कॉर्टेक्स में आपको यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल दिखेगा, राइट? 300 दिखेगा। जैसे ही आप नीचे आओगे वो धीरे धीरे बढ़ेगा, 400, 600, 800, 900 एंड 1200 मिली ऑस्मोल। यही तो मैंने लिखा है कि कॉर्टेक्स में कम है और धीरे धीरे जैसे नीचे आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ देखो ये H2O निकल रहा है बाहर, तो Na+ का कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा है ना, यहाँ पे Na+ ज्यादा है, Cl- ज्यादा है, सो दिस इज हाइपरटोनिक। ये हाइपरटोनिक हो रहा है नीचे वाला एरिया। और ये H2O कहां पे जा रहा है? H2O यहां से मूव होके आपके बाजा रेक्टा में जा रहा है और बाजा रेक्टा से मूव होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। जितना ऊपर H2O बढ़ रहा है, देखो ऑस्मोलैरिटी घट रही है। मैंने क्या बोला था? सॉल्वेंट बढ़ गया तो ऑस्मोलैरिटी घटेगी ना, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। हमारा यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं हम। क्यों? ये देखो नीचे आते आते सारी चीजें रीएब्सॉर्ब हो गई है, वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है और आपके ये इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ रहे हैं, तो आपके यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल ज्यादा है, तभी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है। तो वो डिपेंड करता है कि आप डिहाइड्रेटेड हो तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और होगा, क्योंकि और ज्यादा H2O आपकी बॉडी खींच लेगी क्योंकि आपने पानी नहीं पिया है। और अगर आप अच्छे से पानी वानी पिए और ज्यादा पानी पी लिया है तो डाइल्यूट यूरिन होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, वाटर निकाल देगी वो बाहर भेज के, ठीक है? अब देखो, अगर आपने ये चीज मेंशन किया, ये जो H2O अब देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है रीनल वेन में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे जैसे ऊपर H2O जाता गया और धीरे धीरे ऑस्मोलैरिटी घटती गई, राइट? अब नीचे NaCl तो नहीं जा रहा है ना कहीं बाहर, वो अंदर ही है, वो नीचे 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 मूव होती रही है। तो देखो तभी यह ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है किसका? सोल्यूट का, Na+Cl- का। वैसे ही यही NaCl मूव होते होते यहाँ पे आएगी और जैसे फिर ऊपर जा रही है, अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कौन मूव करता है बाहर? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में किसकी रीएब्सॉर्प्शन होती है? कम ऑन जल्दी बताओ। यस, असेंडिंग में किसका होता है? असेंडिंग में कौन रीएब्सॉर्ब होता है? रीएब्सॉर्प्शन किसका हो रहा है? यस, जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली एवरीवन बताओ जल्दी से। यहां से क्या रीएब्सॉर्ब हो रहा था? Na+, Cl-, H2O अंदर ही था, H2O अंदर ही था, तो यहां से ये Na+, Cl- आपके यहां पे जा रहा है। तो इस ऑफ कोर्स ये अगेन आपके बॉडी में मूव होगा, है ना? ये Na+ Cl- गया, ये फिर नीचे मूव करेगा, नीचे मूव कर रहा है Na+ Cl-, है ना? एक्सचेंज हो रहा है इन दोनों के बीच में, तभी Na+ Cl- ऊपर नहीं गया, नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब अगेन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ना 1200 900 बनाने में।
डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ जाते जाते उसने देखा अरे मेरा भाई H2O आ गया है, तो बैलेंस हो गया फिर से। अब वो धीरे धीरे और घटता रहेगा, ऊपर घटता रहेगा, क्योंकि नीचे बढ़ रहा था, क्योंकि Na+Cl- ज्यादा था। जैसे ऊपर जा रहा है, इसने H2O भी देख लिया, तो अब बैलेंस हो गया ऑस्मोलैरिटी, तो कम दिखेगा, ऊपर 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 कम दिखेगा। तो ये आपका फ्लो चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी आपको वही सिमिलर ऑस्मोलैरिटी दिखती है। यहाँ 300 मिली ऑस्मोल, यहाँ पे आप जैसे जैसे नीचे जाओगे 400, 600, ठीक है, 800, 900, 1200, ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज Na+Cl- नहीं निकल रहा है। दिस इज हाइपरटोनिक, दिस एरिया इज हाइपोटोनिक। ये हाइपोटोनिक है आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग इज हाइपरटोनिक, क्योंकि अंदर वो स्टोर करके रख रहे हैं Na+Cl-, कहीं नहीं जा रहा है Na+Cl-। ठीक है, यस बेटा आपने सही बोला आशिता, मधु, वेरी गुड, यस इट इज Na+Cl- या फिर इलेक्ट्रोलाइट भी आप बोल सकते हो। यस हाँ जी, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी फ्लूइड। हाँ मैं तो 10 बार बोल चुकी हूँ ऑस्मोलैरिटी का डेफिनेशन, 1000 बार बोल चुकी हूँ, पिछले क्लास में बोला था, आज भी बोला है शुरुआत में इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो इस तरह से आपको ये ऑस्मोलैरिटी चेंज होते हुए दिखेगी। काउंटर करंट का मतलब ही है ऑपोजिट फ्लो, और इस ऑपोजिट फ्लो के वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। एक और चीज, सिर्फ Na+ के वजह से जो Na+ नीचे आया, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक हो गया, क्योंकि ये बाहर आ रहा है ना, यहाँ पे ये एरिया बहुत हाइपरटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक अंदर है, ये हाइपोटोनिक है क्योंकि वाटर ज्यादा है, ये हाइपरटोनिक है क्योंकि Na+Cl- ज्यादा है। बाहर तो आपका ये हाइपरटोनिक ही हुआ ना, क्योंकि Na+Cl- मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आया। एक और चीज भी होता है, आपको याद होगा कि यूरिया भी थोड़ा बहुत रीअब्सॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट से। तो कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा बहुत यूरिया आता है, और ये यूरिया आपके अगेन क्या होता है, ये सिक्रीट होता है, बैक होता है आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो ये Na+Cl- ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है प्लस यूरिया, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट ही है, अमोनिया को कन्वर्ट करके ही हम बनाते हैं। ये यूरिया इनकी जो एक्सचेंज है, इस वजह से ये ऑस्मोलैरिटी क्रिएट होती है। इनके वजह से दिस क्रिएट्स an high osmolarity in the inner medullary interstitium, ठीक है, interstitium। तो यही चीज मैंने आपको यहां पे भी थियरी में लिख के दिया था, ये बात जरूर याद रखिएगा। एंड मैमल्स, एक छोटा सा पॉइंट, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू एग्जिबिट, क्या एग्जिबिट करना है, क्या शो कर रहा है वो, टू एग्जिबिट कौन सा चीज, यही काउंटर करंट मैकेनिज्म, टू एग्जिबिट काउंटर करंट मैकेनिज्म and produces concentrated urine, ठीक है, concentrated urine प्रोड्यूस करना किसका काम है, मैमल्स का एक तरह का प्रॉपर्टी है। अगेन ये अकॉर्डिंग टू NCERT है, ठीक है। एक्चुअली बर्ड्स भी ये काम कर सकती है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन मैंने आपको बताया था ना, वहां पे ये काउंटर करंट चल रहा है, क्योंकि जक्स्टा मेड्यूलरी में ही तो आपको वाथा रेक्टा दिखता है। कॉर्टिकल में वाथा रेक्टा था या नहीं था, बताओ। कॉर्टिकल में बेटा मैं ज्यादा ही लिखाऊंगी, मुझे जितना लिखाना है मैं उतना ही लिखाऊंगी, आप कृपया मुझे ज्ञान ना दे, ठीक है। क्योंकि कभी जब मैं सिर्फ डायग्राम में करती थी तो आपने ही बोला था मैम आप लिखवाते नहीं हो, है ना, और जब मैं अभी लिखा रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट नोट्स में, तो आप बोल रहे हो कि मैम आप कम लिखाया करो। तो बेटा आप एक काम करो, आप कम पढ़ो और आप मत क्लियर करो नीट, आप करो ही मत क्लियर, बस टेंशन खत्म हो गया। मैं तो वही करूंगी जो मुझे सही लगता है मेरे बच्चों के लिए। मुझे पता है कि उनको कितना मटेरियल की जरूरत है, मुझे पता है कितना नहीं जरूरत है। सो आई डोंट नीड योर एडवाइस एट ऑल। देयर इज अ रीजन आई एम स्टैंडिंग हियर एंड देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर स्टैंडिंग और सिटिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग बिहाइंड द कैमरा,
एक रीजन है जिस वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और आप वहां पे हो। तो कृपया ज्ञान मत दीजिए। आपको नहीं लिखना है आप मत लिखिए। किसने फोर्स किया है आपको लिखने के लिए? क्लासरूम में तो आप बैठे नहीं हो कि मैं जाके डांटूंगी क्यों बेटा नोट में नहीं लिखा है। मत लिखो आप बस इसको स्क्रीनशॉट ले लो इन सब चीजों का या डाउनलोड कर लो नोट्स। आपका काम खत्म, इजी हो गया आपका काम। पीडब्ल्यू ने तो इजी कर दिया आपको, आपके लिए सारे कामों को। मत लिखो, क्यों मेहनत करो बेटा? मेहनत से कुछ नहीं होता है जिंदगी में, छोड़ दो मेहनत, मत करो, है ना। बाकी जो कर रहे हैं उनको करने दो, हम बेवकूफ है जो हम मेहनत करते हैं, है ना। चलो एनीवे अब बताते हैं जो मैं आपको बता रही थी। एनीवे यार ये डिस्ट्रैक्शन होता है ना, मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है, ऐसे फ्लो टूटता है। किसी भी टीचर को होता है यार, मुझे नहीं, सबको होता है। जस्ट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स इग्नोर करना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी कभी इनको लगता है कि ये जीत गए हैं हमें इरिटेट करके। उनको पता नहीं जिंदगी में और कितनी लड़ाइयां आएंगी, तब रोते फिरेंगे वो। एनीवे बेटा चलो कंटिन्यू करते हैं। तो एक बात देखो, ये जो आपकी कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड या फिर यूरिन बनाने का जो टेक्निक है, ये बाजा रेक्टा लूप ऑफ हिनले के थ्रू, ये आपको सिर्फ जक्स्टामेडुलरी में ही मिलेगा। इसीलिए मैंने तब बोला था उस सेकंड वाले लेक्चर में कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि वाजा रेक्टा तो बेटा कॉर्टिकल में है ही नहीं। जो 15% आपके जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो ये शो कर रहे हैं। करेक्ट? ओके चलो, तो ये बात हो गया है। हाँ जी बेटा ऑफ कर रही हूँ, टेंशन मत लो। अच्छा मुझे समझ नहीं आता, ये तो पेड बैच है, तो आप लोग तो पैसा देके पढ़ने आए हो, उसके बाद भी कैसे बकवास कर सकते हो यार। मतलब जो भी कितना है इसका प्राइस? 4,000, 3,500, 2,000 ऐसा ही कुछ प्राइस होगा, क्योंकि डिस्काउंट अलग अलग रेट पे चल रहा था, आई रिमेम्बर। तो पैसा देके आके भी आप लोग कैसे बकवास कर सकते हो यार। मतलब मेरे तो दिमाग के परे, मुझे तो नींद नहीं आता था। मतलब जब तक मुझे नौकरी नहीं मिली थी ना, तब तक मुझे ऐसा गिल्ट फील होता था कि मैं अपने माँ बाप का पैसा उड़ा रही हूँ। मैं सीरियसली जो मेस का खाना मिलता था सड़ा गला वही खाती थी, बाहर से खरीदती नहीं थी। तो मुझे लगता था मैं माँ बाप का पैसा खर्चा करूंगी, मैं अयाची कर रही हूँ। अगर मैंने बाहर से एक समोसा भी खरीद के खाया तो मैं पैसे बर्बाद कर रही हूँ, मेस का तो पापा ने भरा हुआ है ऑलरेडी। सीरियसली मुझे ऐसा फील होता था। आई डोंट अंडरस्टैंड, फ्री बैचेस में बकवास समझ सकते हैं, कोई भी क्राउड आ जाता है, तो पैसे देके कैसे करते हो भैया, बाप रे बाप। उफ, एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन करता है बेटा। हाँ, तो इसी वजह से आपका जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके वजह से आप यू प्रोड्यूस अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। और कितना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, क्या पीएच होता है, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे। बाया मिक्चुरेशन प्रोसेस से बन चुका है यूरिन, आ गया है कलेक्टिंग डक्ट पे। और कहां पे बना था यूरिन? आपके नेफ्रॉन में बना था, है ना, नेफ्रॉन में बना था। एक मिनट, यहां छोटा सा पॉइंट इधर लिख देती हूँ। आपके नेफ्रॉन में यूरिन बना था, है ना। नेफ्रॉन में यूरिन बनने के बाद ये आपके नेफ्रॉन से कहां पे आया? कलेक्टिंग डक्ट में आया, है ना। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन, याद है ना, कई सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट से ये फिर माइनर कैलिक्स में निकला, ठीक है। माइनर कैलिक्स से ये कहा गया मेजर कैलिक्स। रुको मैं 3D स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। मेजर कैलिक्स से कहां पे गया? रीनल पेल्विस से कहां निकला? यूरेटर में निकला, ठीक है, यूरेटर में निकला। यूरेटर से कहा गया? यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया है। तो अब हमें मिक्चुरेशन में देखना है कि ये यूरिनरी ब्लैडर से मैंने कैसे यूरिन को बाहर फेंका। तो उसके लिए ये जो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज द फ्लो ऑफ यूरिन, ठीक है। ये है फ्लो ऑफ यूरिन बेटा, ठीक है, दिस इज फ्लो ऑफ यूरिन। ये पूरा फ्लो चार्ट जो मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है ये फ्लो चार्ट, नीचे एक दो चीजें और आएंगी। तो उसे समझने के लिए एक बार एक छोटा सा मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर रही हूँ और 3D मॉडल भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एक बार क्या लिखना था देखती हूँ, किडनी देखते हैं। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। वेट, ठीक है, चलो आपको सेंड भी कर रही हूं मैं, ताकि आपके पास भी ये आ जाए। और मैं थोड़ा सा इसे, हाँ दिस इज बेटर, ठीक है। ये देखना कहां पे बना था किडनी, एक बार कहां पे बना था यूरिन। यूरिन वॉज फॉर्म इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहां पे प्रेजेंट था?
इस एरिया में नेफ्रॉन के पीसीटी, बोमेंस कैप्सूल, ये सारी चीजें थी। डीसीटी भी था। नीचे देखो मैंने क्या बोला था, मेड्यूला जो है, मेड्यूला स्ट्राइटेड अपीयरेंस का है। ऐसे आपको धारियां दिखती है। धारियां क्यों प्रेजेंट है मेड्यूला में? क्योंकि सारे कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले यही प्रेजेंट है, ये सारे स्ट्रेट लाइंस है, इसलिए धारियां दिखती है आपको। अब यहां से निकलते हुए कहां पे आया यूरिन? यार ये यहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, मैं पेन से ही दिखा देती हूँ। तो आपने क्या देखा कि यहां से अब ये फ्लो हो रहा है यूरिन, कहां से? आपके कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकला माइनर कैलिक्स में। तो ये एरिया जो दिख रहा है ना बेटा, ये है माइनर कैलिक्स, दिख रहा है? दिस इज, और भी जूम करूं क्या? जूम तो किया है मैंने। अच्छा चलो, बहुत ज्यादा बड़ा जूम हो गया है अब, ठीक है, एनीवे कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे आपके ये माइनर कैलिक्स है, ठीक है, ये माइनर कैलिक्स है। ये दो माइनर कैलिक्स ने मिलके मेजर कैलिक्स बनाया है। अभी डाउट क्लियर है? मैंने डायग्राम में भी बनाया था, हैंड ड्रॉन डायग्राम में, अगर आपको याद हो तो पहले लेक्चर में। तो ये आपका माइनर कैलिक्स कहां से आया? कलेक्टिंग डक्ट से। ये मेजर कैलिक्स अब कहां जाएगा? ये मेजर कैलिक्स अब इस यूरिन को लेके जाएगा कहां पे? रीनल पेल्विस। तो यहां से एक मेजर कैलिक्स आ रहा है, यहां से एक मेजर कैलिक्स आ रहा है, और ये सारा आके कहां पे ज्वाइन करता है? यहाँ पे आपका रीनल पेल्विस प्रेजेंट है, वो कोनिकल शेप स्ट्रक्चर। रीनल पेल्विस से वो जाएगा यूरेटर में। ये है यूरेटर बेटा। एंड हाइलम याद है? मैंने आपको हाइलम बताया था कि ये अगर किडनी का स्ट्रक्चर है, ये कॉन्केव है। अंदर इनर किडनी में आपको इस तरह से इनर वॉल में कॉन्केविटी दिखेगा। ये कॉन्केव स्ट्रक्चर ही आपका हाइलम है, जिसके थ्रू क्या क्या एंटर और एग्जिट हो रहा है। एक तो यहां से आपको यूरेटर एग्जिट होते हुए दिखता है हाइलम से, आपको रीनल आर्टरी एंटर होते हुए दिखती है, आपको रीनल वेन एग्जिट होते हुए दिखता है, एंड नर्व सप्लाई भी यहीं से आती है, ठीक है, राइट। सो दिस, ये 3D स्ट्रक्चर अब क्लियर है? सबको क्लियर है? देखो किस तरह से ब्लड वेसल कहां कहां गया है। यही ब्लड वेसल पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज और वाजा रेक्टा बनाती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपके वाजा रेक्टा का ह्यूज रोल प्ले होता है, ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। और ये देखो एक छोटा सा चीज दिख रही है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ये है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। याद है अभी मैंने आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बताया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिम्युलेट करता है कौन? एंजियोटेंसिन 2। और एड्रिनल कॉर्टेक्स ये बाहर वाला पार्ट है, ये दिख रहा है आपको, ऐसे 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 धारियों वाला, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसमें एक सेल पार्ट है जो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है। किसने सिक्रीट कराया? वही आपके एंजियोटेंसिन 2 ने। एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करके क्या करेगा? डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है। किसका? मिनरल्स का। इसलिए एल्डोस्टेरॉन को मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं हम। Na+ का रीअब्जॉर्प्शन करा, वाटर भी करता है वो, ठीक है, रीअब्जॉर्ब कराया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फिर बढ़ेगा क्योंकि बीपी बढ़ा रहा है वो। ये इसीलिए देखो एकदम ठीक आपके किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट है। ओके, हाँ जी बेटा, येलो पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स, हाँ ये वाला पार्ट, नॉट ऊपर वाला पार्ट, वो तो कुशन है, एडिपोस्टिक कैप्सूल का कुशन है, ठीक है, ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखता है एड्रिनल मेड्यूला, जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करता है। दूसरा नाम है एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। तो ये वाला क्लियर है। अब ये रीनल पाथवे जो मैं आपको शो कर रही थी, है ना, रीनल पाथवे जो मैं आपको शो कर रही थी यहाँ पे, आई गेस अभी ये क्लियर है। नेफ्रॉन में बना, कलेक्टिंग डक्ट में आया, माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, फिर आपके यूरेटर। और यूरेटर कहाँ पे लेके जा रहा है? ये बंद कर दूं? मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है ये, है ना, तो मैं बंद कर रही हूँ इसे। कूल एवरीवन, चलो अच्छा कॉर्नर से इधर लिख सकते हैं क्या? नहीं देखो इधर भी लिख रही हूँ तो ऐसे ऐसे हो रहा है वो, ठीक है, थोड़ा घुमा के देख लेते हैं। इतना क्यूट है ना किडनी, रेडिश कलर का। रेडिश क्यों है? ब्लड वेसल के वजह से, है ना, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन वगैरह सब यही रिलीज करता है, इसी के कारण ही ब्लड सेल बनता है। ओके, रेनिन भी रिलीज करता है एक हार्मोन किडनी, जेजी सेल्स याद है ना, और आपकी एरिथ्रोपोइटिन भी रिलीज करता है किडनी। फाइन, बंद कर रही हूं, बाकी का लिख रही हूं। अब यूरिनरी ब्लैडर से कौन निकालेगा? तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। इमेजिन करते हैं कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में हमें पता है कि यहां से किडनी से यूरेटर आके ओपन हो रही है। ये आपकी यूरेटर है, वन यूरेटर, यहां से एक और यूरेटर आता है। These are the ureters,
यूरेटर्स कहां से निकली? किडनीज से निकली है। यहाँ पे आपका किडनी है, ठीक है, यहाँ पे एक और किडनी है, ठीक है। और कहाँ ओपन होता है? एक डायग्राम याद है मैंने बनाया था आपको, देखो यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम मैं पहले बना चुकी हूँ, है ना, शेप समझाया था। यहाँ पे एक आपको इस तरह से कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोन, है ना। ये ट्राइगोन वो खाली एम्प्टी स्पेस है जिसमें आके आपकी यूरिन स्टोर हो रही है। और बाकी ये जगह क्या है? यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगा डेट्रूजर मसल, यहाँ पे आपको मिलेगा डेट्रूजर मसल जो एक तरह का स्मूथ मसल है आपके यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है। ये है डेट्रूजर मसल, ठीक है, डेट्रूजर मसल, डेट्रूजर मसल, एक मिनट, ये है डेट्रूजर मसल। ये जो मसल है बेटा ये एक तरह का आपका स्मूथ मसल है। और क्या प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में? आपको इस तरह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स दिखेंगे, है ना, इस तरह से आपको स्ट्रेच रिसेप्टर्स दिखेंगे। और आपको याद होगा कि एनिमल टिश्यू में मैंने आपको बताया था, हाँ जी बेटा, स्मूथ मसल, वेरी नाइस, ओके, यस। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एनिमल टिश्यू में यूरिनरी ब्लैडर में एक तरह का सेल पाया जाता है, एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं, है ना। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बिल्कुल प्रेजेंट है, क्यों नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट है, वही तो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये क्या है? ये है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। देखो अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स आपके बॉडी में पाया जाता है ना। आपको कीमो रिसेप्टर्स दिखेगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स दिखेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स दिखेगा, प्रेशर रिसेप्टर्स दिखेगा, बहुत है, विजन रिसेप्टर्स है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। कितने सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, है कि नहीं? आप न्यूरल सिस्टम वाले चैप्टर में भी ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, ट्रांजिशन एपिथेलियम, संपदा ने बिल्कुल सही बोला है, गुड जॉब। डॉली ने भी ट्रांजिशन एपिथेलियम बोला है, गुड जॉब। तो थोड़ा सा मैं ये बंद कर रही हूँ क्योंकि अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना पढ़ाई को, तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। अब देखो यहां से आया ये यूरिथ्रा, दिस इज यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा में आपको, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि यूरिथ्रा मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग फंक्शन कॉज करता है, अलग अलग फंक्शन प्ले करता है। जो मेल्स में है बेटा वो यूजुअली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है यूरिथ्रा, एंड इट कैरीज बोथ स्पर्म्स प्लस यूरिन, है ना। और जो फीमेल्स में है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ओनली यूरिन ही कैरी करता है। गैमीट के लिए अलग रास्ता है, ये भी मैंने बताया था आपको, है ना, थोड़ा रिवीजन भी हो रहा है, सेकेंड लेक्चर में जो पढ़ाया था। यहाँ पे एक और इस तरह से मसल प्रेजेंट है, ठीक एंड के तरफ, है ना, एंड के तरफ मतलब ये जहां पे आपका यूरिथ्रा ओपन होने वाला है उस एरिया में आपको इस तरह से एक और मसल दिखेगा, स्मूथ मसल दिखेगा। इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ये भी मसल ही है, ये भी स्मूथ मसल है, ये भी स्मूथ, सॉरी स्केलेटल मसल है, तो सॉरी, ये है स्केलेटल मसल आपका। तो ये भी एक तरह का मसल है, डेट्रूजर मसल, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, दोनों ही मसल है। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर में आके तो यूरिन स्टोर हो चुका है। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी मैंने क्या बोली थी आपको कि वो अराउंड 500 to 700 ml स्टोर कर सकता है, बट ये हम इतने दूर तक का मौका हम आने नहीं देते हैं। जब आपका ब्लैडर हाफ फिल्ड होता है, देख लो यहां ध्यान से, मैं एक फ्लो चार्ट यहां पे लिखूंगी, व्हेन द ब्लैडर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, इज हाफ फिल्ड, जब आपकी यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड है, कितना हाफ फिल्ड, अराउंड इमेजिन कर लेते हैं 250 to 300 ml, ये हाफ फिल्ड कैपेसिटी है। तो फुल इमेजिन करो कितना हो सकता है, 500 से 700 ml, ठीक है। तो इस वक्त क्या होता है, यहां से यूरिनरी ब्लैडर में ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ये ट्रिगर हो जाते हैं। कैसे? ट्राइगोन में फ्लूइड अंदर जा रहा है, तो ट्राइगोन अभी तो छोटा है, ये धीरे 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 बढ़ता रहेगा कि फूल रहा है, अंदर यूरिन जमे जा रही है। तो जब ये फूलता है, ये एकदम डेट्रूजर मसल का ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम तो आपको पता है ना, कम क्यूबॉइडल से
स्क्वैमस हो जाता है, कभी उसे हम ट्रांजिशनल बोलते हैं, तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी की तरह स्ट्रेच हो रही है। सो द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, यहां लिख देती हूं मैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स gets activated। तो एक्टिवेशन होने के बाद क्या करता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स? सेंड अ सिग्नल और स्टिम्यूली टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक स्टिम्यूली भेजेगा। ध्यान रखिएगा, जब आप न्यूरल रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें भी आप एक चीज पढ़ने वाले हो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन नाम की दो न्यूरॉन्स होती है। आप ये पढ़ोगे, मैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं बता रही हूं। जो जैसे फॉर एग्जांपल ये स्किन है, यहाँ पे आके एक मच्छर ने काटा, तो ये स्किन ने एक सिग्नल भेजा आपके सीएनएस को, और सीएनएस ने बोला मारो मच्छर को या हाथ को हटाओ। तो ये जो सिग्नल भेजा है सीएनएस ने, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू इसको बोलेगा कि तू मार मच्छर को। तो मैंने इस मसल को मूव करके मारा, ये जो सिग्नल है ये सीएनएस ने भेजा था मोटर के थ्रू। तो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है मैसेज, और यहां से जो मैसेज वापस आएगा वो मोटर लेके आता है। तो यहाँ सेंसरी, ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर थी ये सेंसरी है, इसने भेजा सीएनएस को कि भाई बढ़ गया है आधा, है ना यूरिनरी ब्लैडर, जल्दी इसको निकालने की कोशिश करो। तो सीएनएस सोचेगा अच्छा कैसे निकाला जाए, ठीक है ये फिल हो रहा है, फुल रहा है, बढ़िया है। अगर मैंने डेट्यूजर मसल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके स्क्वीज कर दिया, आप इमेजिन करो ना, स्क्वीज करोगे किसी चीज को तो ऑब्वियसली पानी निकलेगा ना। तो डेट्यूजर मसल को इसी सीएनएस ने, ये सीएनएस क्या करता है, सीएनएस सेंस अ स्टिम्यूली या फिर सेंस अ मैसेज वाया मोटर न्यूरॉन्स। काम देखो, सीएनएच इतना दूर खुद मैसेज नहीं लेके आ सकता। सीएनएस क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कहां पे यूरिनरी ब्लैडर, कहां पे ब्रेन, इतना दूर थोड़ी आ सकता है, नहीं आएगा वो। तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजेगा कि बेटा मेरा मैसेज ये है, वो हेडक्वार्टर है, उसने बोला कि तुम जाओ मोटर न्यूरॉन और ये मेरा मैसेज लेके जाके पहुंचाओ कहां तक, डेट्यूजर मसल तक, उसको बोलो वो कॉन्ट्रैक्ट करे। तो बढ़िया बात है, सेंड्स अ मैसेज वाया मोटर न्यूरॉन टू दी किसको, दो चीजों को, नंबर 1 नंबर 2, टू दी डेट्यूजर मसल। क्या मैसेज भेजा, डेट्यूजर मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, डेट्यूजर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही डेट्यूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरिन नीचे आया, आके यहां अटक गया, क्योंकि यहां पे एक और मसल ने ब्लॉक कर रखा था रास्ता। ये आपके देखो, जब आपको सुसु लगती है तो आप वही खड़े खड़े कर देते हो क्या, नहीं ना। आप बाथरूम जाते हो, वेट, या फिर अगर सपोज आप बस से नहीं उतरे हो, घर जाने में अभी 5 मिनट है, 10 मिनट है, आप रोक सकते हो ना, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में होता है। तभी तो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वॉलेंटरी कंट्रोल करवाता है। याद रखिएगा, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये वॉलेंटरी कंट्रोल करवाता है, वॉलेंटरी कंट्रोल करवाता है कौन, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बात जरूर याद रखिएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इनवॉलेंटरी कराता है, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके हार्ट को नहीं इनर्वेट करता है, हार्ट इनवॉलेंटरी है, करेक्ट। इसको करवाता है वाया मोटर न्यूरॉन। अब देखो, डेट्यूजर मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन यहां पे ऑलरेडी एक मसल है जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आपने रोक के रखा है। तो यही मैसेज डेट्यूजर मसल के अलावा एक और जगह भी जाएगा, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर टू रिलैक्स। इसको बोलेगा बेटा तुम रिलैक्स करो ताकि जगह तो मिले, मैं नीचे तो जा पाऊं, नीचे तो निकल पाऊं, स्पिंक्टर टू रिलैक्स। तो जैसे ही रिलैक्स हो गया, आपको क्या मिलेगा, मिक्चुरेशन। इसके वजह से, इन दोनों चीजों के वजह से वॉलेंटरी रिलीज ऑफ यूरिन हैपेंस। Voluntary release of urine is called as micturition। ये हो गया आपका मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन में आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूरिन रिलीज करते हो, कितना अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज करोगे, सो 1.5 लीटर्स
छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है। 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज excreted आउट पर डे, ठीक है। एक दिन में आपने 1.5 लीटर ही एक्सक्रीट आउट किया है। इस एक्सक्रीशन के दौरान, ठीक है, पर डे आपने जो एक्सक्रीशन किया है, इस यूरिन में कितना यूरिया निकला है। आप क्यों यूरिनेट कर रहे थे? क्योंकि हमें बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना था, है ना। कितना निकाला? सिर्फ 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया, सिर्फ 25 से। इसीलिए मैंने बोला था पार्शियली रिमूवल होती है यूरिया की, पूरी नहीं। कुछ यूरिया तो वापस भी चली गई थी ना रीएब्सॉर्ब होके। तो आप यहाँ पे क्या दिखोगे? 25 to 30 grams of urea released out per day। यूरिया के वजह से, NaCl के वजह से, क्योंकि आपकी जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो पीएच जो है आपके यूरिन का वो स्लाइटली एसिडिक होगा। जैसे कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है, जैसे हमने अभी पढ़ा ना, ऑस्मोलरिटी बढ़ गया क्योंकि उसमें Na+ ज्यादा है, उसमें यूरिया ज्यादा है, ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, तो पीएच आपका हमेशा लो होगा। लो पीएच का मतलब क्या है? ऑब्वियसली एसिडिक पीएच। सो as we produce कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, है ना। मैंने क्या बोला? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हम बनाते हैं काउंटर करंट में, वही हमने पढ़ा है। एज वी प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, द pH of urine on an average is 6.0, that is स्लाइटली एसिडिक। क्योंकि 7 न्यूट्रल है, 6 स्लाइटली एसिडिक होगा, फिर 5 4 3 2 1 थोड़ा हाई एसिडिक होगा, स्लाइटली एसिडिक। और मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है एवरेज, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो आपका यूरिन और कॉन्सेंट्रेट बनेगा, और पीएच पता है कितना होगा? 6 नहीं, 4.5 या 5 पीएच होगा। और अगर आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया है तो आपका 8 पीएच भी हो सकता है, 7 पीएच भी हो सकता है यूरिन का। तो ऑन एन एवरेज 4.8 to 7 पीएच तक हो सकता है। अगर आप देखो ये पूरा रेंज है, और एवरेज में हम सिर्फ 6.0 ही लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ ये एवरेज ही लिखा हुआ है, ये आपको पूरा रेंज नहीं बताया। रेंज मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप देखो ना, हर रोज आपकी बॉडी में कभी बहुत ज्यादा येलो यूरिन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड है, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, तो वो येलो यूरिन का जो पीएच है वो इससे कई गुना कम है, 5 है या 4.8 है, ऐसा है। तो ये जो कलर है बेटा, दी येलो पिगमेंटेशन, ये बात भी याद रखिएगा, दी येलो पिगमेंट इन यूरिन इज यूरोक्रोम, और इसका एक और नाम है बेटा यूरिकोबिलीन, ठीक है, यूरोक्रोम या यूरिकोबिलीन। ये जो आपकी यूरोक्रोम या यूरिकोबिलीन कहां से आया? ये आपकी मेटाबॉलिज्म के वजह से ये चीजें बनती है। किसकी मेटाबॉलिज्म? ध्यान से सुनो। याद है आरबीसीज जो थी 120 दिन बाद मर जाती थी वो, तो जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती थी ना आपके स्प्लीन में जाके, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन था, ये भी निकल रहा था, पढ़ा था कि नहीं? तो जब ये हीमोग्लोबिन निकला, ये हीमोग्लोबिन अब फ्री बाहर निकल गया, आरबीसी के अंदर नहीं है, वो आपका टूट जाता है इनटू हीम एंड ग्लोबिन। तो इनका मेटाबॉलिज्म चलता है आरबीसी लिवर में, और उसी टूटे हुए हीम के मेटाबॉलिज्म से बनता है यूरोक्रोम एंड यूरिकोबिलीन। स्टर्कोबिलीन भी बनता है बेटा। ये आपकी बिलीरुबिन, याद है बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है, ये बिलीरुबिन वही हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है लिवर में। इसी बिलीरुबिन से आपका यूरिकोबिलीन बनता है जो यूरिन को कलर देता है। एंड आपका फीकल मैटर का कलर क्या है? फीकल मैटर का कलर आपको पता है ना, वो भी थोड़ा सा येलोइश ब्राउनिश टाइप होता है, दैट इज ड्यू टू स्टर्कोबिलीन। ये बस एक्स्ट्रा बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि पिछले साल तक जब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर था ना, तब ये पढ़ाया जाता था। तो स्टर्कोबिलीन, यूरिकोबिलीन, ये सारे बिलीरुबिन का ही बाई प्रोडक्ट है
है ना। और बिलीवर्डिन जो आपको जब चोट लगती है, जो थोड़ा नीला नीला हरा हरा पड़ नहीं जाता है, वो है आपकी बिलीवर्डिन की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिवर में बन रही है। एक और बात पूछा जाता था पहले जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ते थे ना, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, कि छोटे बच्चे पीते तो सिर्फ दूध है ना, एकदम इन्फेंट, उनका डाइट है मिल्क जो कि व्हाइट कलर का है, तब भी उनकी जो फीकल मैटर है वो येलोइश क्यों होती है? क्योंकि वही स्टर्कोबिलिन बिलीरुबिन के कन्वर्जन से बिलीरुबिन निकल रही है मेटाबॉलिज्म करके बॉडी से बाहर, इनको भी निकालना जरूरी है, ठीक है। तो लिवर भी पार्टिसिपेट कर रहा है आपके किसमें? एक्सक्रीशन में। अकेला ये यूरिकोबिलिन किडनी ने तो नहीं प्रोड्यूस किया है लिवर ने, मतलब लिवर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में इसीलिए लिख के लाई हूं ताकि थोड़ा टाइम बचे, हम कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस कर पाए और थोड़ा दिल की बातें भी कर पाए, ठीक है। हमेशा ये मौका नहीं मिलता है ना, क्योंकि लेक्चर अमाउंट बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि सिर्फ मेरे पास नहीं, जितने भी टीचर्स है इस बैच में, क्योंकि हमारा बैच बहुत डिले में स्टार्ट हुआ है ना, तो आपको आपका जो सिलेबस है वो हमें ऑब्वियसली टाइम पे खत्म करना है, लेकिन हमें भागना भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से खत्म करना है, तो समय बहुत कम मिलता है, तो हम बात नहीं कर पाते, टॉपिक्स तो सारे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं। एक ही तो छोटा सा टॉपिक है जो मैं एक्सप्लेन, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं है, मेरा खुद का ही नोट्स है। मैं ही कल रात को ही आराम से बैठ कर लिख के लाई कि बच्चों के साथ थोड़ा बात करने का मौका मिलेगा मुझे, है ना। तो चलो, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि किडनी के अलावा काफी सारे दूसरे ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक ऑर्गन है बेटा आपका लिवर, ठीक है, एक ऑर्गन है लिवर। आपने अभी लिवर का क्या काम देखा, दैट सिक्रीट्स बाइल, और ये जो बाइल है उसी में बिलीरुबिन वगैरह होता है। ये बिलीरुबिन आपके बॉडी में ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, तो हम इसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। एक तो यूरिकोबिलिन बना के यूरिन के थ्रू, स्टर्कोबिलिन बना के फीकल मैटर के थ्रू। तो यूरिकोबिलिन तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ निकला, तो इसलिए सिर्फ हम यूरिकोबिलिन को ही कंसिडर करेंगे। स्टर्कोबिलिन एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो उसको भूल जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन भी मैंने बोला ना अभी, बिलीवर्डिन जो आपका वो जो नीला पड़ जाता है, चोट लगा, ब्रूज लगा, तो दैट इज बिलीवर्डिन के एक्यूमुलेशन से होता है बेटा। चोट लगा मतलब अंदर की ब्लड वेसल शायद टूटी होगी, वहां पे आरबीसी टूटी होगी, हीमोग्लोबिन बाहर निकला होगा, उसका फंक्शनिंग, उसका मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हुआ होगा, तभी बिलीवर्डिन बना है, तो ये नीला उस वजह से पड़ा है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी लिवर एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है, आपके यूरिन के थ्रू। जो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं उनमें हम ये चीज देख सकते हैं। डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स भी, ये सारी चीजें जो भी सॉल्यूबल है वो सारे ड्रग्स एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं आपके यूरिन के थ्रू। जो सॉल्यूबल विटामिन है, क्योंकि विटामिन भी सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, फैट सॉल्यूबल होते हैं, तो जो वाटर सॉल्यूबल है वो बिल्कुल निकल सकते हैं आपके यूरिन के थ्रू, ठीक है। विटामिन जैसे विटामिन B1 है ना, या बी कॉम्प्लेक्स जितना भी है, विटामिन C, ये सारे आपके वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। All these excretory waste containing bile is released into small intestine first। आप सबको पता है कि ये जो लिवर है, यहाँ से जो बाइल आया, ठीक है, ये जो बाइल आता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ये सारे बाइल आके कहाँ पे ओपन होता है? डायरेक्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। ये आपका सपोज डिओडेनम है, ये डिओडेनम है, डिओडेनम। तो ये डिओडेनम में सबसे पहले तो ये सारी बाइल यहाँ सिक्रीट होगी, एंड देन डिओडेनम के थ्रू वो आपके, डिओडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। So then it comes out through the fecal matter। तो इस तरह से लिवर सिर्फ आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही कुछ चीजें निकालता है बाहर, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपकी एक्सक्रीटरी वेस्ट कंटेनिंग बाइल, बाइल में जितनी भी एक्सक्रीटरी कंटेनिंग चीजें हैं, ये एक्सक्रीटरी वाली चीजें हैं, ड्रग्स, विटामिन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा। डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स मतलब जो ब्रेकडाउन वाले स्टेरॉइड है, जो आपकी बॉडी को चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है, वो निकल जाता है बॉडी से बाहर, ठीक है, फाइन। लिवर के अलावा और भी कई सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि स्किन। स्किन में हम क्या देखते हैं कि स्किन में दो तरह के ग्लैंड प्रेजेंट है, एक स्वेट ग्लैंड, दूसरा सेबेशियस ग्लैंड। याद रखिएगा कि स्वेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है बेटा, ये वाटरी सिक्रीशन है, एक वाटरी फ्लूइड। ऑब्वियसली आपको पता है कि स्वेट वाटरी होता है। सीबम उल्टा, वो थोड़ा सा ऑयली होता है, इसीलिए सीबम को हम ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। रीजन भी है उसका, पहले हम स्वेट ग्लैंड का देख लेते हैं। तो स्वेट के थ्रू वो क्या निकालेगा?
कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज होते हैं NaCl, तो स्वेट कभी कभी सॉल्टी टेस्ट करता है। बचपन में हम लोग करते थे ना, ऐसे चाट वाट लेते थे, सॉल्टी टेस्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, NaCl है। स्मॉल अमाउंट ऑफ आपको यूरिया भी दिखेगा, स्वेट में यूरिया भी बिल्कुल है। इस यूरिया की वजह से स्वेट का थोड़ा सा स्मेल या ओडर आता है बाय द वे, ठीक है। एंड लैक्टिक एसिड भी रिलीज कर सकता है आपका स्वेट ग्लैंड। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है लगातार कि सिक्रीशन क्या क्या है स्वेट में, क्या क्या कॉम्पोजिशन में, ये सब एक्सक्रीट करता है। स्वेट का एक और काम भी है, आप सबको पता है कि स्वेट इवापोरेशन के थ्रू आपके बॉडी के सरफेस को कूल करने में हेल्प करता है गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि हम लोग किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, हम होम्योथर्म्स है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल है ना। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बॉडी सरफेस को हीट अप ना करने के लिए ये कूलिंग प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये भी हमें ऑलरेडी पता है। सेबेशियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड है। ऑयल इसीलिए क्योंकि इसमें सारे आपको लिपिड्स दिखेंगे, आप खुद ही देखो, सीबम जो सिक्रीट करता है ना आपका सीबेशियस ग्लैंड, उसे सीबम बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, स्वेट सिक्रीट करता है, सिंपल। तो सीबम में आपको स्टेरॉल मिलेगा जो कि एक तरह का लिपिड है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भी फैटी एसिड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन आपका फैटी एसिड से बना हुआ है विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में, फिलहाल ये समझ लो। हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस, ये सारे सीबम में प्रेजेंट है। सीबम ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, ये भी हमें पता है। लंग्स भी एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि ये CO2 एक्सक्रीट आउट करता है एक्सहेलेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, और पर मिनट 200 ml CO2 एक्सहेल आउट कर रहा है। तो बॉडी से जो बाहर गया वेस्ट सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस, दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत वाटर भी लंग्स एक्सक्रीट आउट करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो भाप बनता है, वाटर वेपर बनता है, दैट इज वाटर ओनली ना। आप जब एक्सेल करते हो आप देखोगे वाटर वेपर बनता है, तो वाटर भी एक्सेल आउट कर रहा है, CO2 भी एक्सेल आउट कर रहा है, 200 ml पर मिनट। ये सारे आपके NCERT पॉइंटर्स है, दीज आर ऑल NCERT पॉइंटर्स, ठीक है, NCERT पॉइंटर्स है। बस इससे बाहर इन छोटे से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसीलिए हम इसको पूरा विल कंप्लीटली स्टिक टू NCERT और कुछ भी नहीं पूछेंगे इसके अलावा, ठीक है। ये क्लियर है आपको। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, एवरीवन, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक में पढ़ाने के लिए मुझे आपको हीमोडायलिसिस भी एक्सप्लेन करना है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हीमोडायलिसिस पढ़ाऊंगी और अच्छे से। तो ये हीमोडायलिसिस की नौबत आई क्यों, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स था किडनी में, कुछ डिसऑर्डर्स चल रहे थे किडनी में, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आप मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दे दो, मैं थोड़ा पानी पी लूं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा गला सूख गया, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट ओनली, नॉट इवन 1 मिनट, जस्ट 10 सेकेंड्स में हो जाएगा सब, ठीक है। ओके, सॉरी बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ डिसऑर्डर्स है, जैसे हमारे किडनी का काम क्या था, एक्सक्रीशन करना। किस चीजों को एक्सक्रीट आउट कर रहे थे हम, यूरिया, मेनली हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट कर रहे थे। थोड़ा बहुत वाटर भी एक्सक्रीट हो रहा है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट भी एक्सक्रीट हो रहा है, Na+Cl- एक्सेट्रा। मेनली तो यूरिया ही कर रहे थे हम, 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे, है ना। तो अगर आपके किडनी में ठीक से ग्लोमेरुलस ने फिल्टर ही नहीं किया तो यूरिया क्या होगा, ब्लड में ही रह जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्टर नहीं कर रहा है, सो दैट कॉजेस यूरेमिया। तो यूरेमिया क्या है, यूरेमिया इज accumulation of urea in blood due to malfunctioning of नेफ्रॉन्स इन किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन्स ठीक से काम नहीं कर रहे, नेफ्रॉन का काम ही तो था कि यूरिया को छान के निकालना, तो वो नहीं कर पा रहा है वो काम, तो ऑब्वियसली आप ब्लड में ही यूरिया रह जा रहा है, निकल ही नहीं रहा है। ब्लड में यूरिया आया कहां से था, लिवर ने बनाया था ना,
लिवर ने अमोनिया को कन्वर्ट करके यूरिया बनाया, वही आपके ब्लड में घूमे जा रहा है, याद है, हेपेटिक वेन, रीनल आर्टरी में घूमे जा रहा है, वो वहीं पे घूम रहा है, वो ठीक से फिल्टर ही नहीं हो रहा है ग्लोमेरुलस के थ्रू, तो यूरेमिया हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए इस ब्लड से निकालना तो पड़ेगा, वरना हार्मफुल सब्सटेंसेस है, हम मर भी सकते हैं। तो तब इस केस में हीमोडायलिसिस की बहुत जरूरत पड़ जाती है। हीमोडायलिसिस जिसका दूसरा नाम है आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि अपना नेचुरल किडनी तो काम कर नहीं रहा है, तो मुझे किसी ना किसी चीज की तो मदद लेनी पड़ेगी आर्टिफिशियली। तो हीमोडायलिसिस हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड। तो देख लेते हैं कि कैसे हम हीमोडायलिसिस के थ्रू यूरिया को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये खत्म नहीं हुआ, हम ये पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा सा जाके पहले हीमोडायलिसिस समझ जाते हैं कि कैसे होता है। तो हीमोडायलिसिस अगेन रीनल फेलियर हुआ है, तभी तो आपका यूरेमिक हुआ था ना ब्लड। रीनल फेलियर मतलब ऑब्वियसली द किडनी हैज फेल्ड टू डू इट्स जॉब। हार्ट फेलियर क्या था, हार्ट अपना काम जॉब ठीक से कर ही नहीं रहा था, फेल कर रहा था अपने जॉब में। क्या काम था हार्ट का, 5000 ml ऑफ ब्लड पंप आउट करना, वो काम नहीं कर रहा था। तो इस केस में रीनल किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना ब्लड को, वो काम वो नहीं कर रहे। सो द किडनीज when the nephrons of the kidney fails to filter out the nitrogenous waste product, वही यूरिया, filter out the nitrogenous waste products from blood, ठीक है, तब रीनल फेलियर होगा। अगेन दैट रिजल्ट्स इनटू यूरेमिया, ये भी हमने देखा, रिजल्ट्स इनटू यूरेमिया, क्योंकि फिल्टर ही नहीं कर रहा है तो यूरिया ब्लड में ही रह रहा है, तो यूरेमिया कॉज हो सकता है। तो उस केस में हीमोडायलिसिस करना जरूरी है। तो मैं आपको अपना डायग्राम बना के छोटा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे होता है कि आपकी ये हीमोडायलिसिस, ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ डायग्राम। तो हीमोडायलिसिस में बेटा हीमोडायलिसिस में आपने पेशेंट को उठाया, ठीक है, घर से नहीं उठाया, वो खुद आपके पास आया था कि भैया ट्रीटमेंट चाहिए, पैसे वैसे दिए उसने, ये है वो बंदा, ठीक है, ये वो बंदा है, ठीक है, इसके पास ये आपका यूरेमिया वाला पेशेंट है, छोटा सा लिख देती हूँ, ठीक है, यूरेमिक पेशेंट। तो यूरेमिक पेशेंट अगर है, रीनल फेलियर भी इसको है ना, और रीनल फेलियर भी है इसको, तो इसका जो ब्लड है वो यूरेमिक वाला ब्लड होगा। तो इसके बॉडी में जो ब्लड है बेटा वो यूरेमिक ब्लड है ना, यूरेमिक ब्लड है। तो हमने क्या किया, एक आर्टरी से, एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को ड्रेन आउट करना स्टार्ट किया। एक कन्वीनियंट आर्टरी मतलब एक ऐसी आर्टरी जहां पे इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर है, काफी बड़ी आर्टरी है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड आ सकता है। वेन से लेंगे, पतली पतली आर्टरियों से लेंगे तो ज्यादा ब्लड तो आएगा नहीं, काफी टाइम लग जाएगा हीमोडायलिसिस में, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम अच्छा है ना, आई नो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या देखेंगे कि उस आर्टरी से हम ब्लड को लेंगे जहां कहां भी अमाउंट में ब्लड है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स बंद कर देती हूँ, बच्चों को दिक्कत हो रही है, अच्छे वाले बच्चों को, कोई बात नहीं, देखते। तो यहां से हमें कन्वीनियंट आर्टरी से हमने ब्लड निकालना स्टार्ट किया। ये क्या है, दिस इज अ आर्टरी। सो ब्लड ड्रॉन आउट फ्रॉम एन आर्टरी या कन्वीनियंट आर्टरी। तो कन्वीनियंट आर्टरी में जो ब्लड है वो किस तरह का ब्लड है, यूरेमिक ब्लड। यहां से एकदम यूरेमिक ब्लड निकल के जा रहा है, ठीक है, यूरेमिक ब्लड, ठीक है, निकल के जा रहा है। कहां पे जा रहा है ये ब्लड निकलते हुए, एक जगह हम ले जाएंगे, कौन सा जगह मैं बता रही हूं। पहले
अब आपको पता है ना कि ब्लड मैंने जैसे ही ब्लड वेसल से निकला वो क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे क्लॉटिंग रोकना है। तो क्लॉटिंग को रोकने के लिए मैंने यहाँ पे एक पंप लगा दिया है। पंप कुछ भी नहीं, इस पंप से हम लोग किसी एक चीज को डालते रहेंगे इस ब्लड में, इस ब्लड वेसल में जहां से मैंने निकाला है आर्टिफिशियली। क्या है वो? हेपेरिन पंप, एंटीकोएगुलेंट पंप। ये है हेपेरिन पंप। हेपेरिन क्या करेगा? ये ब्लड को क्लॉटिंग होने से रोकेगा, क्योंकि मैंने बॉडी से बाहर निकाला मतलब ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। हमने पढ़ा था ना ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो हेपेरिन पंप क्या करता है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट है ये, आपको पता है, एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट, कोएगुलेटिंग एजेंट, ठीक है, राइट, बढ़िया। तो अब बिना कोई दिक्कत के आराम से ब्लड मूव होगा। मूव होते हुए ये जो हमने ट्यूब लिया है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब सेलोफेन का बना हुआ होता है, सेलोफेन मेम्ब्रेन का। सेलोफेन मेम्ब्रेन एकदम आपके नेफ्रॉन और किडनी के मेम्ब्रेन से मैच करता है और ये अलाउ करता है फ्लूइड के एक्सचेंज होना। प्लास्टिक नहीं है, सेलोफेन है, ठीक है। तो ये जाके बन जाएगा ऐसा, हमने इसको थोड़ा सा ऐसा बनाया, ऐसे छोटे छोटे इसको चेम्बर्स में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, छोटे छोटे चेम्बर्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ब्लड अब मूव हो रहा है आराम से, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था। अब ये कैपिलरी जैसा बन गया, देखो ब्लड कैपिलरी, ग्लोमेरुलस जैसा नहीं बन गया, ग्लोमेरुलस जैसा नहीं लग रहा है ये, ठीक है। तो देखो इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, यूरेमिक ब्लड फ्लो हो रहा है, अभी भी यूरेमिक ही है ये ब्लड, ठीक है, यूरेमिक ब्लड फ्लो हो रहा है। फ्लो होते हुए हमने क्या किया, ये कैपिलरी ऐसे फोकट में नहीं बनाया, इस कैपिलरी को हमने बनाया है एक, इस कलर से बनाऊं समझ नहीं आ रहा, इस कलर से बनाती हूं, एक चेम्बर के अंदर इसको हमने मेनली डाला था, ठीक है, एक चेम्बर के अंदर हमने इसको मेनली डाला था, ठीक है। इस चेम्बर को हम बोलते हैं डायलाइजिंग यूनिट, ये है डायलाइजिंग यूनिट, ठीक है। ये डायलाइजिंग यूनिट ही आपकी आर्टिफिशियल किडनी है, ये है आर्टिफिशियल किडनी। इमेजिन करो ग्लोमेरुलस बना और ये है आपका नेफ्रॉन बोमेंस कैप्सूलर किडनी, ठीक है। तो ये है आपकी आर्टिफिशियल किडनी। ऐसी क्या खास बात है इस आर्टिफिशियल किडनी में? हमने इस आर्टिफिशियल किडनी से दो चीजें कनेक्ट की है, एक ये, एक और, दो चीजें कनेक्ट किए, दो रास्ते कनेक्ट किए हैं। एक रास्ता है जिसके थ्रू एक फ्लूइड एंटर करवा रहे हैं हम, एंट्री ऑफ फ्रेश डायलाइजेट, ध्यान से सुनना ये, ठीक है, फ्रेश डायलाइजेट। डायलाइजेट क्या है बेटा? ये सब एनसीईआरटी का ही पॉइंट्स है, बस मैं समझा रही हूं आपको। फ्रेश डायलाइजेट पता है क्या होता है? फ्रेश डायलाइजेट में एक फ्लूइड है जो हम यहां से यहां पे डाल रहे हैं। इस फ्रेश डायलाइजेट में आपको उतने ही अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मिलेगा जो आपके प्लाज्मा में होता है। मतलब आपके प्लाज्मा में जितने लेवल के Na+Cl- है या वाटर है वही रखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ दिखेगा इस तरह से, फ्रेश डायलाइजेट में क्या दिखेगा? फ्रेश डायलाइजेट इट कंटेन्स, लिख देती हूं मैं, फ्रेश डायलाइजेट कंटेन्स same concentration electrolytes and water as that in plasma, ठीक है, as that in प्लाज्मा। आपके प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में जितने लेवल के Na+Cl- है, H2O है, बाइकार्बोनेट है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, सेम लेवल का हम इसमें रखेंगे, उसी को हमने यहां भेजा। क्यों? देखो ये यूरेमिक ब्लड से क्या क्या आ रहा था? यूरिया आ रहा था बहुत लेवल में, ऑब्वियसली Na+Cl- आ रहा था, ऑब्वियसली इस ब्लड में आरबीसीज थे, ऑब्वियसली इस ब्लड में डब्ल्यूबीसीज थे, प्लेटलेट्स थे, वाटर था, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सब है। लेकिन ये जो आपकी डायलाइजिंग यूनिट है, मैंने आपको बोला था कि ये किस चीज से बनी हुई है?
फॉर्म्ड ऑफ सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है ये अलाउ, देखो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसी चीजें जानना जरूरी है, आधी अधूरी चीजें पढ़ के नहीं होगा क्रैक नीड बेटा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कि आप सोच सकते हो कि ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से मेन हमने क्यों यूज किया था आर्टिफिशियल किडनी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए। किसका एक्सचेंज चाहिए मुझे, यूरिया का एक्सचेंज चाहिए, यूरिया को बाहर फेंकना है मुझे, ब्लड में बहुत ज्यादा है ये पेशेंट के, तभी तो हम ये सारा काम कर रहे थे। तो हम फ्रेश डायलाइजेट में वैसा ही इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्ट कंटेंट रखेंगे, और जब ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट कंटेंट मूव कर रहा है, देखो इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है वो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक उल्टा काउंटर करंट हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये है आपकी काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रही है, देखो, ठीक है। तो ये जो आपकी काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रही है एग्जैक्टली जैसा आपके किडनी में चलता है आपके लूप ऑफ एनवियर बाजा रेक्टा के बीच में। तो इसने क्या किया, कुछ चीजों का एक्सचेंज किया। किस चीजों का, देखो ब्लड सेल्स वगैरह नहीं निकलते, सेलोफेन मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगा इनका निकालना, लेकिन ये देखेगा कि फ्रेश डायलाइजेट में इलेक्ट्रोलाइट एंड H2O सेम था, बट नो यूरिया, नो यूरिया, इसमें क्या है, नो यूरिया, फ्रेश डायलाइजेट में एकदम यूरिया है ही नहीं। तो ये सोचेगा अरे यार बेचारे के पास, मेरे दोस्त के पास यूरिया नहीं है, यहाँ पे यूरेमिक ब्लड में बहुत यूरिया था, ये बाहर फेंकता रहेगा, यूरिया को बाहर फेंकता रहेगा, कहाँ पे फेंकता रहेगा, इसमें, इस एरिया में, और ये यूरिया फिर बाहर चला जाएगा। तो यहां से फिर जो निकलेगी चीज, यहां से जो चीज निकलेगी ये है एग्जिट ऑफ यूज्ड डायलाइजेट, यूज्ड डायलाइजेट, एग्जिट ऑफ यूज्ड डायलाइजेट, यूज्ड डायलाइजेट जाके यहां पे स्टोर हो जाएगी। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, वही जो कंटेंट आपने डाला था ना सेम फ्रेश में, यही आपकी सेम इलेक्ट्रोलाइट जो प्लाज्मा में सेम अगर है तो एक्सचेंज नहीं होगा। अगर सपोज मैंने फ्रेश डायलाइजेट में कम Na+, कम H2O डालते तो ब्लड फिर से दया खा के बोलता अरे यार बेचारे के पास इतना कम है, चलो मैं अपना H2O भी निकाल देती हूँ, चलो मैं अपना Na+Cl- भी निकाल देती हूँ। तो पेशेंट के पास जब ये ब्लड वापस जाएगा वहां H2O Na+ कम हो गया ना, बेचारा ऑलरेडी एक पेशेंट था यूरेमिया का, अब हम उसको डिहाइड्रेशन दे रहे हैं नया, तो वो तो हम नहीं कर सकते, हम डॉक्टर्स हैं। तो हम सेम चीज रखेंगे ताकि वाटर इलेक्ट्रोलाइट ना निकल जाए, मुझे सिर्फ यूरिया निकालना है। तो ये जो यूज डायलाइजेट है ना बेटा, इस यूज डायलाइजेट में आपको यूरिया दिखेगा, ठीक है। सो इट इज यूज्ड डायलाइजेट जिसको हमने यूज कर लिया है, दिस कंटेन्स यूरिया, ठीक है, दैट इज द नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट। मुझे इसी को तो रिमूव करना था बॉडी से, नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये फाइनली निकल गया। तो यहाँ पे यूरिया था इस ब्लड में, ठीक है, ये सारे यूरेमिक ब्लड थे, तो मैं ग्रीन से यूरिया दिखा रही हूँ, ठीक है, ये यूरिया है, यहाँ पे लिख देती हूँ ये यूरिया है। तो यूरिया आ रहा था ये ग्रीन वाले, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये आपका वो सेलोफेन मेम्ब्रेन है, फ्रेश डायलाइजेट आ रहा है, उसके पास है ही नहीं, तो इसने इस तरह से एक्सचेंज कर लिया, ऐसे एक्सचेंज होता है ना, ये बाहर गया, फिर यही यूरिया आपका बाहर चला जाएगा यूज डायलाइजेट के साथ। अब हमने क्या किया, ये यूरिया फ्री ब्लड को हम इस पेशेंट के पास वापस भेज देंगे, ठीक है, इस पेशेंट के पास हम वापस भेज देंगे। दिस इज एन यूरिया फ्री ब्लड, एकदम फ्रेश ब्लड जा रहा है, यूरिया फ्री ब्लड मूव होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एंटी हेपेरिन पंप भी लगाते हैं, क्योंकि हेपेरिन ज्यादा बॉडी के अंदर चला गया तो बॉडी में अब प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम यहाँ पे एक एंटी हेपेरिन पंप भी लगाएंगे जल्दी से। ये लिख क्यों नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा कुछ दिक्कत कॉज कर रहा है ये, देखो लिख नहीं रहा है, अब लिखा है, एक मिनट। ऐसा एक बार मैं क्लास ले रही थी, 4.5 घंटे की वो कंटिन्यूअस क्लास थी, और ऐसे बीच में लिखना बंद हो गया, पूरा पीपीटी PDF बंद हो गया था, कुछ भी सेव नहीं हुआ था, इतने सारे 4.5 घंटे का मटेरियल चला गया था, सोचो। फिर कैसे भी रिट्रीव करके बच्चों को फिर हमारे टेक्निकल टीम ने भेजा, भाई बहुत माहिर टेक्निकल टीम है, मेरे तो होगा ही नहीं है सब चीजें, बहुत डर गई थी। तो ये एंटी हेपेरिन पंप लिख देती हूँ, एंटी हेपेरिन पंप,
ठीक है। एनीवे चलो हो गया, कोई टेंशन नहीं है। ये है आपकी यूरिया फ्री ब्लड, वापस पेशेंट में मैंने डाल दिया, यही डायलिसिस है। सो दिस इज यूरिया फ्री ब्लड, दिस इज योर हीमोडायलिसिस। ये है हीमोडायलिसिस। ऐसे हमने पेशेंट को ट्रीट कर दिया पूरा कंप्लीट, रीनल फेलियर हो या यूरेनिया हो, उससे हमने पूरा ट्रीट कर दिया। कुछ डिसऑर्डर्स और भी है बेटा, तो उसके बारे में भी हम धीरे धीरे करके बात कर लेते हैं। एक तो कीटोन्यूरिया, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ, ध्यान से सुनना ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड या इन यूरिन, I'm so sorry, इन यूरिन। एक्यूमुलेशन ना लिख के हम लिख सकते हैं एक्सक्रीशन ऑफ या प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। तो आपको पहले तो मैं बता देती हूँ कि कीटोन बॉडीज है क्या। जब कोई भी पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस होता है, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या है बट रिसेप्टर नहीं है, टाइप 1 एंड टाइप 2, ध्यान से सुनना। तो बॉडी में सपोज ये और मैं ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस ये सब कर पाऊं, तो ग्लूकोज एंटर तभी करेगा जब इंसुलिन आएगा, ठीक है, जब इंसुलिन आएगा तब। ध्यान से सुनो, ये चीज हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो इंसुलिन सपोज प्रेजेंट, तो ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहेगा, कभी सेल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, वही तो डायबिटीज है, दैट इज डायबिटीज मेलिटस। यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस, ठीक है, ये टाइप 1 है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस, ये टाइप 1 डायबिटीज है, ये है डायबिटीज टाइप 1। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो हम उसको हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे, है ना, हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे। तो उस दौरान क्योंकि सेल को मिल ही नहीं रहा है ग्लूकोज, तो सेल को तो पता नहीं ना कि ब्लड में घूम रहा है, उसे तो बस इतना पता है मुझे अंदर ग्लूकोज चाहिए ताकि मैं मेटाबॉलिज्म कर सकूं। अब उसे मिल नहीं रहा है तो सेल क्या करेगा, वो ढूंढेगा किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल को। वो सोचेगा आप कार्बोहाइड्रेट खा नहीं रहे हो इसलिए ग्लूकोज नहीं आ रहा है, वो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को ढूंढेगा, जैसे कि प्रोटीन को ढूंढा, अमाइनो एसिड को ढूंढा, फैट्स को ढूंढा, उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। नॉन कार्बोहाइड्रेट चीजों से ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज किससे बना था, आपने ग्लाइकोजन खाया था या स्टार्च खाया था, आप राइस खा रहे हो, स्टार्च ले रहे हो, तो उस स्टार्च से बना था ना ग्लूकोज। अब इसको लग रहा है कि ग्लूकोज तो बन ही नहीं रहा है, उसे क्या पता कि इंसुलिन की कमी है, वो नॉन कार्बोहाइड्रेट को ढूंढ ढूंढ के ग्लूकोज बनाएगा। इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, आने वाला है आगे के चैप्टर्स में। इस वजह से ये नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज से जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तब कीटोन बॉडीज बनती है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है कि कीटोन बॉडीज क्या है, कीटोन बॉडी, तो परेशान मत होना, आगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगी। वैसे ही ज्यादा ग्लूकोज हुआ तो ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज है, सब रीअब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, पीसीटी कुछ निकाल भी रहा है। मैक्सिमम ग्लूकोज तो रीअब्सॉर्ब हो जाता है ना पीसीटी से, बट ये इतने ज्यादा अमाउंट में है कि वो नहीं कर पाता है। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, और ये दोनों केसेस होती है आपके कौन से सिनेरियो में, डायबिटीज मेलिटस के वक्त। तो ये और ये दोनों होता है इन केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस पेशेंट, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस के वक्त, ठीक है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज क्या है जानना चाहते हो तो मैं जरूर आपको बता दूंगी बाद में, ठीक है, परेशान मत हो। टाइप 2 डायबिटीज में यूजुअली क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, बट उसका जो रिसेप्टर्स होता है ना हेपेटोसाइट के ऊपर, वो डिस्ट्रॉय। तो ये आप आगे पढ़ोगे, अगर मैंने बता दिया, लिख दिया, अभी परेशान हो जाओगे, एनसीईआरटी के बाहर एनसीईआरटी। लास्ट में हिमैचूरिया में मेनली हिमैचूरिया बेटा कुछ भी नहीं है, जब अगर आपकी सेल डैमेज हुआ है, सो इट इज आरबीसीज इन यूरिन, सो दैट कुड बी अ साइन ऑफ किडनी डैमेज, ठीक है, हेमरेज,
हिमरेज, अगर ग्लोमेरुलस में हिमरेज हो गया मतलब ब्लड वेसल टूट गई इंटरनल। नेक्स्ट एक और है रीनल कैल्क्यूली, तो यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है। रीनल कैल्क्यूली इज द accumulation of insoluble mass of crystallized salts। किस तरह का सॉल्ट? जैसे कि ऑक्सलेट, ऐसे किडनी स्टोन बनता है, दिस रिजल्ट इनटू किडनी। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आप पालक खाते हो, अगर आप कच्चा पालक खा रहे हो या पालक को बिना बॉईल करे, बिना ब्लांच करे खा रहे हो, पालक में बहुत हाई अमाउंट में ऑक्सलेट होता है, वो किडनी स्टोन फॉर्म कर सकता है। हेल्दी आमंड्स वगैरह खाते हैं ना मॉर्निंग में सोक करके, तो बोला जाता है कि छिलके के साथ आमंड को खाओ क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट है, लेकिन उस छिलके में ऑक्सलेट होता है, तो वो भी किडनी स्टोन कॉज कर सकता है। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, ये किडनी स्टोन अगर छोटे साइज का है तो ये कभी कभी इस तरह से निकल के, यूरेटर से निकल के ब्लैडर में भी आ सकता है, कभी यूरिथ्रा से पास होकर आपके यूरिन से भी निकल सकता है। ठीक है, तो दैट इज रीनल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या रीनल नेफ्राइटिस भी हम बोल सकते हैं। दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। और ये इन्फ्लामेशन कई रीजन से हो सकता है, या तो वो स्टोन के वजह से हुआ है या कोई इंफेक्शन के वजह से हुआ है। दिस कुड बी ड्यू टू बैक्टीरियल इंफेक्शन, है ना। आइटिस वर्ड जब भी यूज होता है दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, बैक्टीरियल इंफेक्शन, ठीक है, के वजह से हो सकता है। और ड्यू टू इरिटेशन लिख दिया है मैंने, इरिटेशन caused by renal stone, ठीक है, caused by renal stone या किडनी स्टोन एक्सेट्रा। उस वजह से आपको यहाँ पे ग्लोमेरुलस में इस तरह से आपको इन्फ्लामेशन दिखेगा, रेडिशनेस, स्वेलिंग। इन्फ्लामेशन इज अ सिम्टम ऑफ कोई इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, या वो स्टोन बार बार घिस रही है, इरिटेशन कॉज कर रही है, उस वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, हमने ऑलरेडी आपको रीनल फेलियर के बारे में बता दिया है, हीमोडायलिसिस भी बता दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन इन सब से पहले एक बार थोड़ा बात कर लिया जाए। आप बताओ, एक बार वापस जाएंगे और देखेंगे कि कोई दिक्कत है कि नहीं इसमें। ठीक है, एक बार देखेंगे हम लोग। मिक्चुरेशन में कोई दिक्कत था? मिक्चुरेशन हमने पूरा पढ़ लिया था, जल्दी बताओ। यहाँ पे कोई दिक्कत है मिक्चुरेशन में? नो, राइट? हाँ जी, लैग हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? वॉइस प्रॉब्लम भी हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? चार्ज तो फुल है, तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्या करे बेटा, वो चैट बॉक्स ऑफ था ना, तो मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना अगर लैग हो भी रहा है। रिकॉर्डेड तो लेक्चर है, रिकॉर्ड जो हम लोग अभी लाइव कर रहे हैं ये रिकॉर्ड भी रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, तो आप उस एक बार मैं पता पूछ लेती हूँ इनसे, है ना, कि क्या लैग है। एक बार रुक जाओ, एक बार मैं सर को मैसेज कर देती हूँ, है ना। रुक जाओ सर, लैग है। कितने बजे पहले आपने लिखा है? ओके, नहीं मुझे तो दिख रहा है, लैग तो मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लूंगी मैं। ठीक है, अभी भी हो रहा है क्या लैग? देख रही हूँ सर को। ठीक है, ओके, चलो एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं। मिक्चुरेशन कहां से आया? ये सिग्नल सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने भेजा। कब? जब आपका यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड हो चुका था, तो स्ट्रेच रिसेप्टर ने एक सेंसरी सिग्नल भेजा ब्रेन में, ब्रेन ने फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजा डेट्यूजर मसल को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को कि तुम रिलैक्स करो ताकि यूरिन बाहर निकल पाए। तो यूरिन बाहर निकल गई, मिक्चुरेशन हो गया। मिक्चुरेशन के दौरान हम क्या देखते हैं? 1.5 लीटर यूरिन
आपने पर डे एक्सक्रीट आउट किया है। रिपीट ही कर रही हूं बेटा, सुन लो, रिपीट ही कर रही हूं, ठीक है। 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट हो गया पर डे। 25 से 30 ग्राम यूरिया भी पर डे इसी यूरिन के साथ निकल रही है। और हमने क्या देखा, एज वी प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, है ना, हमने देखा काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाया है। कैसे बनाया है, और ये HCl एंड यूरिया, ये भी हमने देखा है। और कॉर्टेक्स में हमेशा लो ऑस्मोलैरिटी है, और जैसे जैसे हम डीप मेड्यूला में जा रहे हैं हाई ऑस्मोलैरिटी हो जाती है, राइट। ये भी हमने देखा था, मेड्यूला के पास आपको नीचे इनर मेड्यूला में हाई ऑस्मोलैरिटी दिखती है, राइट, हाई ऑस्मोलैरिटी दिखती है, ऊपर कॉर्टेक्स में कम है, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा डाइल्यूट फिल्ट्रेट मिलेगा, नीचे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट मिलता है। तो इतनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का पीएच कितना है, 6.0, दैट इज 6.0, स्लाइटली एसिडिक है। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है या ओवर हाइड्रेटेड है। ज्यादा हाइड्रेटेड है तो थोड़ी सी अल्कलाइन ही निकलेगी, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो तो और एसिडिक निकलेगी, ठीक है, यूरिन। एंड जो येलो पिगमेंट आपको यूरिन में दिखता है उसे हम यूरोक्रोम बोलते हैं। हमने ये भी देखा कि आपके किडनी के अलावा बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, है ना। कौन, जैसे कि आपका स्किन करता है स्वेट ग्लैंड के थ्रू एंड सेबेशियस ग्लैंड के थ्रू। ये भी हमने पढ़ लिया था। ओके, क्या हुआ बताओ, इतना लैग तो नहीं है, मुझे तो दिख रहा है कि मैं पढ़ा रही हूँ। आई डोंट नो कि आप लोग क्यों लैग बोल रहे हो सकता है बीच में हुआ हो जब चैट बॉक्स ऑफ था और मैं पढ़ा रही थी उस टाइम पे। कोई बात नहीं, लैग अगर है तो बाद में आप रिकॉर्ड सेक्शन भी देख लेना। आपका जब फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास खत्म होगा तब आप थोड़ा सा रिकॉर्डेड वर्जन में वो जितना भी 15-20 मिनट का जो लैग था वो देख लेना आप, बिल्कुल ठीक है। ओके, वेरी नाइस। अब देखो, स्किन एंड लंग्स भी आपका कुछ एक्सक्रीशन करता है और लिवर भी करता है। ये सारे एक्सक्रीशन क्या क्या एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फॉलोड बाय हमने देखा है कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। सबसे पहले हमने यूरेमिया देखा, जिसमें आपके ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि किडनी अपना काम कर नहीं रही, यूरिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही है, राइट। इसके वजह से आप देख सकते हो कि आप इस रीनल फेलियर को या यूरेमिया को ट्रीट कर सकते हो बाया हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस हमने ऑलरेडी यहाँ पे समझ लिया, जिसमें हम पेशेंट से यूरेमिक ब्लड को निकालते हैं, उसे डायलाइजिंग यूनिट में डालते हैं। डायलाइजिंग यूनिट बना हुआ होता है ये सेलोफेन मेम्ब्रेन से, एंड एक आपका डायलाइजिंग यूनिट से कुछ फ्लूइड एंटर कराते हैं हम, डायलाइजेट। फ्रेश डायलाइजेट में आपको उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मिलेगा जो आपके प्लाज्मा में है, ताकि ब्लड से आपकी इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर निकल के ना आ जाए। मुझे मेंटेन रखना है, मुझे सिर्फ यूरिया निकालनी है, तो यूरिया मैंने इस पे डाला नहीं है। तो जो यूरेमिक ब्लड से यूरिया आया था वो एक्सक्रीट आउट होता रहेगा, वो फिल्टर आउट होता रहेगा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए। यूरिया भी एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो यूज डायलाइजेट है उसमें आपको यूरिया दिखेगा, और फ्रेश ब्लड को हमने वापस पेशेंट के बॉडी में डाल दिया। ये आपने देखा था। नेक्स्ट हमने क्या देखा, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोज्यूरिया। ये दोनों डायबिटीज मेलिटस के केस में होता है। एक में आपको ग्लूकोज का प्रेजेंस दिखेगा यूरिन में, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी हाई है डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट में। दूसरा, आपको कीटोन्यूरिया में कीटोन बॉडीज यूरिन में दिखेगा। ये कीटोन बॉडीज कहां से बना, मैंने क्या बोला था, कीटोन बॉडीज तब बनता है क्योंकि आपके बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज मिल नहीं रहा है। ग्लूकोज सारा ब्लड में घूम रहा है, सेल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन ही ग्लूकोज को रास्ता दिखाता है। तो तब वो सेल क्या करेगा, वो तो भूखा है, उसे ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, वो नॉन कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट बनवाता है। जैसे लिपिड से ग्लूकोज बनवाएगा, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनवाएगा, प्रोटीन से ग्लूकोज बनवाएगा। तो ये जब ये आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो हो रहा है, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट चीजों से जब ग्लूकोज बन रहा है, तब कीटोन बॉडीज बॉडी में बनती है। ये डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट भी होता है, तभी उनके यूरिन में भी कीटोन बॉडीज आएगा। हेमाच्यूरिया मैंने बोला ये कुछ डैमेज की वजह से हो सकता है। ग्लोमेरुलस सपोज डैमेज हो गया है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या ऐसा कुछ, तब आपको यूरिन में ब्लड सेल्स दिखेंगे, ब्लड निकलते हुए दिखेगा, दैट इज हेमाच्यूरिया। ये भी हमने पढ़ा, राइट, वेरी नाइस। यस बोलो, क्या हो गया, कौन से, अच्छा वो आनंद प्रॉब्लम हो रहा है क्या बेटा आनंद? तो मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगी, अगर आप बोलोगे मैं कर दूंगी, आप परेशान मत हो, बोलने दो, बाकी लोगों को बोलने दो, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, रीनल कैल्क्यूली में क्या है, अगेन यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ सम
इनसॉल्यूबल, ये जो क्रिस्टल मास बनता है ये इनसॉल्यूबल है, फिल्ट्रेट में सॉल्यूबलाइज नहीं हो पाते, तभी तो सॉलिड रह जाते हैं। किडनी में तो पूरा लिक्विड फिल्ट्रेट है ना, अगर ये सॉल्यूबलाइज्ड होता, ये सॉल्ट तो वो सॉल्यूबलाइज हो जाता, टेंशन नहीं था, लेकिन ये इतना इनसॉल्यूबल मास है तभी वो सॉलिड बॉल की तरह स्टोन बन के रह जाता है। इट कैन कॉज इरिटेशन टू द ग्लोमेरुलस, टू द किडनी एंड ऑफ कोर्स पेन तो होता ही है। अगर छोटा मास है तो ये निकल के यूरिथ्रा के थ्रू, निकल के आपके यूरिन के थ्रू भी ये स्टोन बाहर कर सकता है। और ये सॉल्ट जो है वो ऑक्सलेट सॉल्ट मोस्टली होता है। ऑक्सलेट सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट भी हो सकता है, बट कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉल्यूबल, तो उतना दिक्कत वो कॉज नहीं करता है। ठीक है, ओके। अब यही आपके सारे डिसऑर्डर्स थे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो ये इतना ही था। अब मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिया था, तो मैं काफी क्वेश्चंस आपको, आप सबके लिए लेके आई हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चंस है। ये सारे समरी ऑलरेडी हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समरी आपको करवाया है ना। और होमवर्क में मैंने क्या दिया है, ये 16 स्लाइड क्वेश्चंस, स्लाइड के जितने एमसीक्यूज थे वो प्लीज सॉल्व कर लेना। हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको कल क्लास में, अगर टाइम मिला तो। ठीक है, ये टाइम क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, कल डिस्कस करेंगे इन सारे 16 क्वेश्चंस को, बट आपको पहले सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, और मैं मिलूंगी कल नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। और मैं आप सबके लिए, हाँ, एक और चीज मैं बताती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेटा आने वाला है। प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक और मैं अपलोड कर दूंगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसके होंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाली हूं। अभी 1-2 दिनों में अपलोड जरूर हो जाएगा, है ना। तो इसे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 27 अक्टूबर को टेस्ट है ना। 27 अक्टूबर को आपका एक टेस्ट होने वाला है, तो उसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आएगा। इसका समरी लेक्चर का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, प्लस इसके क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करा दूंगी इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर होने के लिए। ठीक है बेटा, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे सेफ। और अगर आज कोई लैग हुआ भी था तो उस लैग को आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, है ना, रिकॉर्डेड वर्जन में देख लेना, आगे बढ़ा के स्पीड में देख लेना। सिंपल सी बात है, इतना परेशान होने की कौन सी चीज है। एंड आई होप आप लोग रियल टेस्ट में अपीयर कर रहे हो। रियल टेस्ट का आपको पता ही है कि एकदम एक्चुअल एनटीए लेवल के क्वेश्चंस वहां आते हैं, उस माहौल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिसे आपको सॉल्व करने से थोड़ा सा आपको हेल्प भी मिलेगा। आप पहले से तैयारी कर लोगे, एंड थोड़ा सा जो डर है ना, ये जो टबू है कि टेंशन होता है कि अरे यार क्या क्वेश्चन होंगे, एनटीए तो बहुत टफ होगा, कैसे करेंगे, ये चीजें हट जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये रियल टेस्ट का आपको प्रॉपर प्लानर भी यहाँ पे दिया हुआ है। 13 अक्टूबर का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, आपको पता है नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है, वो उसका भी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टे सेफ, सी यू ऑल सून। ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।